स्पिरिचुअलिटी हमारे यहाँ से ही स्टार्ट हुई है, इतने अच्छे हमारे कल्चर हमारा इतना अच्छा है, सेलिब्रेशंस इतनी होती है, इतने फेस्टिवल्स होते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ हो रहा है। तो फिर ये क्या रीजन है कि हैप्पीनेस इंडेक्स जब आता है तो हम टॉप 20 में भी नहीं आते? टॉप 20 में तो छोड़िए, हम लोग टॉप 100 में भी नहीं आ रहे। हैप्पी इंसान वही रहेगा जिसके जीवन में इंपॉर्टेंस होगा हैप्पीनेस का। पहले तो हम ये कहते थे कि इंडिया एक सोने की चिड़िया है। कहा जाता है कि बाहर की कंट्रीज में तो लोग बहुत अकेले हो गए हैं, हाँ। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी भी जैसे जॉइंट फैमिलीज भी रह रही हैं। क्या वो हमारी हैप्पीनेस का कारण बन सकते हैं? एक्चुअली हमारा जो कल्चर था वो बहुत अच्छा था, जॉइंट फैमिली में रहना। सास बहू के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, पेरेंट चिल्ड्रन के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। थोड़ा सा आज अगर हम बात करेंगे तो हमारा समाज दोगला भी हो गया। मेरे ही जान पहचान में मैंने एक पर्सन को देखा है जो माँ के ऊपर बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, माँ का महत्व, पिता का महत्व। पर अगर आज मैं बात करूँ तो उनकी सगी माँ वृद्धाश्रम में। बहुत जरूरी है कि आपके घर में कोई एक नेगेटिव होगा ना तो उसकी एनर्जी आप सभी लोगों को अट्रैक्ट करेगी, सभी लोगों के जीवन में वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करके लाएगी। तो मेक श्योर कि आपके घर परिवार में सभी लोगों को हम पॉजिटिव बनाएं। जैसे अगर हम बात करें उन कंट्रीज की जो मोस्टली नंबर 1 पे आती है, फिनलैंड, डेनमार्क, वहाँ के लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो हमेशा ही टॉप कर जाते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में? जो लोग नेचर के पास रहते हैं, नेचर को अपने जीवन में बहुत महत्व देते हैं, उनके जीवन में ना हैप्पीनेस बहुत बढ़ जाती है। जो कंट्रीज हैप्पीनेस में भी आते हैं आगे, उन सभी में को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ है। तुम्हारी लाइट अपने आप वो डार्कनेस को रिमूव कर देगी। तो इंडिया में अगर आप देखोगे स्ट्रेस लेवल इज वेरी हाई। मैंने एक बुक लिखी है, द वे बैक टू यू, जो कि मेरे दिल से लिखी गई बुक है और ये आपके दिल तक भी पहुंचेगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी सेल्फ लव की जर्नी पे चलना चाहते हैं, इनर हीलिंग की जर्नी पे चलना चाहते हैं और ऐसे ही एक टूल की वेट कर रहे थे जो कि इसमें आपको सपोर्ट कर सके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी। और अगर आप इस बुक को लेते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना बिल्कुल मत भूलना। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज का पॉडकास्ट ना कहीं आगे जाकर इंडिया का जो रैंकिंग है हैप्पीनेस इंडेक्स में, उसमें ऊपर पहुंचा देगा। हम सबके लाइफ में जो स्ट्रेस लेवल्स है उनको नीचे करके हमको हैप्पी बना देने वाला है। क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो हमारी गेस्ट है वो है हिमानी हैप्पीनेस हब की फाउंडर हिमानी जी, जो कि 15 साल से 10 लाख से ज़्यादा लोगों को, 7 कंट्रीज से ज़्यादा के लोगों को हैप्पी रहना सिखा रही हैं। आज हम डिटेल में ये समझेंगे कि हम इतने स्पिरिचुअल होने के बावजूद भी, क्योंकि इंडिया के तो रूट्स ही हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो कहाँ हमारी कमी रह जाती है कि हमारे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। हम ये भी समझेंगे कि जो जेन जी है वो क्यों ज़्यादा हैप्पी रह पा रही है और उनमें स्ट्रेस लेवल्स क्यों हैं। इंडिया की औरतें दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी है, बार बार ये खबर क्यों आती है, कैसे हम खुश रह सकते हैं, कैसे हम लोग आपस में मिलकर अपने रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप्स का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी हैप्पीनेस पे। वो क्या चीज़ें हैं जो फिनलैंड, डेनमार्क या बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ के लोग फॉलो कर रहे हैं डेली लाइफ में, जो कि उनके हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ा रही हैं और हमारे स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ा रही हैं। उन चीज़ों को हम आज बहुत डिटेल में आइडेंटिफाई करेंगे। छोटी से छोटी प्रैक्टिस जो कि हम डेली फॉलो कर सकते हैं, छोटी से छोटी वो आदत जो कि हमको बदल कर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेगी, हमें हैप्पी बनाएगी, ताकि हमारी लाइफ का जो हर एक एरिया है वो अपने आप से ही ग्रो होना शुरू हो जाए। तो इसलिए पूरे पॉडकास्ट को एंड तक बहुत ध्यान से सुनना है। जो भी चीज़ें आपको उसमें ज़रूरी लगेंगी उनको आपको नोट डाउन ज़रूर करना है, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप नोट नहीं करोगे तो एक के बाद एक आप दूसरे वीडियो देखते भी अगर चले जाओगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, जब तक कि आप पॉडकास्ट में से एक चीज को निकालकर अपनी लाइफ में रियली इंप्लीमेंट करना ना शुरू करो। तो सिर्फ सुनने से काम नहीं होता है, उसको एक्शन में उतारना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी हमारी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन आती है। वेलकम हिमानी जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और आज ना सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि ना ये जो कहते हैं कि हमारी कंट्री है इंडिया, हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी हमारे यहाँ से ही स्टार्ट हुई है, इतने अच्छे हमारे कल्चर हमारा इतना अच्छा है, सेलिब्रेशंस इतनी होती है, इतने फेस्टिवल्स होते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ हो रहा है। तो फिर ये क्या रीज़न है कि हैप्पीनेस इंडेक्स जब आता है तो हम टॉप 20 में भी नहीं आते? यस, टॉप 20 में तो छोड़िए, हम लोग टॉप 100 में भी नहीं आ रहे। यस राइट। तो क्यों दुखी क्यों है इंडिया में लोग? सो हैप्पीनेस के ऊपर जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़िंदगी में हैप्पी इंसान वही रहेगा जिसके जीवन में इम्पॉर्टेंस होगा हैप्पीनेस का। और इंडिया में आई डोंट नो क्या हुआ, पहले तो हम ये कहते थे कि इंडिया एक सोने की चिड़िया है और इंडिया, मुझे लगता है कि अगर उस ज़माने में शायद रिसर्च हुआ होगा तो शायद इंडिया टॉप पे ही होगा। बट अब हमारी जो कल्चर डिफरेंस आया या उसके बाद शायद ऐसा भी हो सकता है कि
बहुत साल तक हम गुलाम भी रहे और हमारी ज़िंदगी में मतलब जो एक होता है ना आइडेंटिटी शिफ्ट, इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी हर तरह से इंडिया आप कह सकते हो कि हर तरह से सब कुछ भरा हुआ था, हर एक के घर भरे हुए थे, तो वेल्थ भी थी, वो प्रॉस्पेरिटी भी थी, सब कुछ था। एंड माइट भी ये समय हो सकता है कि जिसमें इंडिया ने बहुत साल जब गुलामी करी, जब हम एक बहुत मास में कुछ ऐसा फेस कर लेते हैं, तो कई बार हमारी आइडेंटिटी जो होती है ना वो शिफ्ट हो जाती है। और इसीलिए धीरे धीरे मतलब आप इंडिया में अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ देखते गई कि इंडिया में आज अगर आप देखोगे तो पैसों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मनी का वैल्यू सभी को समझ में आता है, वो एक छोटा इंसान भी क्यों ना, वो एक बड़ा इंसान भी क्यों ना, वो कमा भी रहा है उसको भी, और अगर वो बहुत वेल्दी है उसको भी, बट उसका महत्व समझ में आता है। पर लाइफ को जीने का जो महत्व है ना, वो लोगों को यहाँ अब समझ में नहीं आ रहा है, जबकि ये कल्चर हमारा कभी हुआ करता था। हम जब हमारे पुराने सारे वेद शास्त्र खोल के देखते हैं और वो कहानियाँ सुनते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी प्रॉस्पेरिटी थी, हम ज़िंदगी को एंजॉय करते थे, अलग अलग कलाएँ हम सीखते थे, कितना सब कुछ था। आज अगर हमारी लाइफस्टाइल इंडियंस की मेनली आप देखोगे तो हमारा क्या होता है कि मंडे टू सैटरडे हम लोग, मोस्टली फ्राइडे भी नहीं, हम लोग मंडे टू सैटरडे वर्क करते हैं, तो 24 आवर्स में से हमारे ज़िंदगी के मैक्सिमम आवर्स से वर्क में चले जाते हैं, और बाकी के आवर्स में हम क्या करते हैं, टीवी के सामने बैठ जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में दो ही चीज़ ज़्यादा चलती है, फोन आजकल, फ़ोन, यस, हाँ, फ़ोन, टीवी। बट अगर आप यही चीज़, जब मैं मेरे प्रोग्राम होते तो यूएस में जाती हूँ, कनाडा, अफ्रीका, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया, तो जो मैंने डेवलप कंट्रीज़ को ऑब्जर्व किया, यूरोपियंस है, अमेरिकन्स है, मैंने देखा कि उनकी लाइफ में ना वो लोग हैप्पीनेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और वो ऐसी चीज़ों को चेस करते हैं जिसमें से उनको खुशी मिले। जैसे फॉर एग्जांपल हर वीकेंड हो गया तो कुछ अलग करना है, कोई ट्रैक पे जाएगा, कोई बोटिंग पे जाएगा, साइकिलिंग करेगा, कोई कोई अलग ही एडवेंचर पे लग गए हैं। एवरी डे भी अगर उनकी ऑफिस से वो लोग आते हैं तो टाइम निकाल के कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करते हैं, जबकि इंडिया में आप पूछोगे हम क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मतलब रूटीन वाले टास्क जो हैं वो हम वही करते रहते हैं, जिसकी वही वजह कर से रहे हैं। बोरियत आ रही है। यस, तो एक आप कह रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी का भी कहीं ना कहीं रोल है। हाँ, क्योंकि हम लोग रोटी, कपड़ा, मकान में बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिसमें हम लोग जीना भूल रहे हैं। मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ मनी के, या बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ वेल्थ के, वो तो अपनाना ही है, पर उसके साथ साथ हमारे समय को ऐसी डायरेक्शन में ज़रूर डाइवर्ट करना चाहिए जिसमें से हमें खुशी मिले, हमारा सेल्फ डेवलपमेंट हो, हमारे जीवन में नए नए अनुभव आए। मोस्टली हमारे यहाँ पे वीकेंड में क्या कल्चर है, तो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, बहुत से गैदरिंग करेंगे। हम कितना एडवेंचर करते हैं, हम कितनी नई चीज़ें ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं अभी यूएस में गई थी, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ वहाँ पे देखी, अब इंडिया में भी धीरे धीरे शुरू हो रही है, पर वहाँ पे तो बहुत सालों से है, पेंट एंड सिप। जिन जिन लोगों को पेंटिंग का शौक है तो सैटरडे संडे में इकट्ठा होंगे, कोई कैफ़े बुक करेंगे और कॉफ़ी के साथ साथ अलग अलग प्रकार के पेंटिंग्स करेंगे। तो मैं एक ग्रुप के साथ जुड़ गई थी, तो मैंने भी काफ़ी ये चीज़ किया, तो मुझे लगा कि यार बचपन से मुझे पेंटिंग का कितना शौक है, पर शायद स्कूल या मतलब आई थिंक स्कूल के बाद तो मैंने पेंटिंग को हाथ तक नहीं लगाया। तो इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट जो मुझे बहुत हैप्पीनेस देती है, जिसमें मैं खो जाती हूँ, वो तो मैंने सालों से किया ही नहीं है। सो दैट इज़ द थिंग कि आपको जो अच्छा लगता है, क्या आप उसके लिए वक्त निकालते हैं? इंडिया में वो चीज़ नहीं है। और हम जो कंटेंट देख रहे हैं, या मोस्टली तो आप देखो इंडिया में सीरीज़ आप देखोगे तो आपको उसी से पता चल जाएगा कि हम लोग क्राइम लवर्स हैं, हम लोग एक्शन लवर्स हैं, राइट? तो और मोटिवेशनल चीज़ें, लाइफ कोचिंग की चीज़ें, चलो ठीक है, अभी एक वर्ग है जो देख रहा है, पर पूरा इंडिया अगर आप देखोगे तो अभी भी वो अवेयरनेस नहीं है। आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाओ तो जैसे आपने टोनी रॉबिन्स का नाम सुना होगा, जो वर्ल्ड के इतने रिनॉन ट्रेनर हैं, उनके वर्कशॉप में जब मैं गई थी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मतलब वो 1.5 लाख रुपए का वर्कशॉप था, और आज से 10 साल पहले गई थी, तो मुझे लगा इतनी फीस भर के कौन आता होगा। उनके वर्कशॉप में लंदन में मैंने जब एंट्री लिया ना, आई वॉज शॉक्ड, मोर देन 13,000 पार्टिसिपेंट्स हैं, 13,000 लोग वर्ल्ड के 67 कंट्रीज से थे, और सारे डेवलप कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से हैं, जापान से है, ऑस्ट्रेलिया से है, अमेरिका से। मैंने पूछा इंडिया से कितने आए, बोले खाली 11। तो इंडिया में आज भी ऐसी चीज़ों के प्रति जिसमें आपका डेवलपमेंट हो, वो चीज़ों के प्रति हमारी दृष्टि ही नहीं है। और मैं ये मानती हूँ कि जब आप नई नई चीज़ें नहीं करते हैं, मनपसंद चीज़ें नहीं करते हैं, नया लर्न नहीं करते और ख़ुद को डेवलप ही नहीं करते, तो आपका हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़ेगा?
हैप्पीनेस तो ज्ञान से आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि नई-नई चीज़ें करनी है और ये वाक़ई में रियलिटी है कि एक रूटीन के नाम पे एक हाँ। वही वो जो बोरियत है कि वही है कि सुबह से लेके शाम तक वही काम यस। करेंगे, फिर घर आएँगे, फिर फ़ोन देखेंगे या टीवी देखेंगे और यस। जैसे कि आपने कहा कि कंटेंट भी कंज़्यूम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हाँ। लोग ऐसा कंज़्यूम कर रहे हैं कि जो नेगेटिविटी ही कितना लेकर नेगेटिव आ है रहा ये। है और उस चीज़ को हो रहा है। तो पहला तो हमने ये कहा है कि हम जो भी सुन रही है ऑडियंस, पहला तो उनको ये करना है कि आइडेंटिफ़ाई करना है वो कौन-सी चीज़ें हैं जिसमें उनको खुशी मिलती है और उसको भी अपनी लाइफ़ का पार्ट बना पार्ट लेना बनाए, है। यस। तो दूसरा एक जैसे कि आप बात कर रहे थे कि लोग कैफ़े में मिलते हैं और मिलकर पेंट करते हैं और पेंट ये सारी करते हैं, चीज़ें यस। करते हैं। तो ये जो लोगों का है कि लोग मिलते हैं, कहा जाता है कि बाहर की कंट्रीज़ में तो लोग बहुत अकेले हो गए हैं, हाँ। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी भी जैसे जॉइंट फैमिलीज़ भी रह रही हैं। हाँ। तो ये जो रिश्तेदार हैं, जो हाँ। अभी तक हम लोग जुड़कर चल रहे हैं, क्या वो हमारी हैप्पीनेस का कारण बन सकते हैं उनसे मिलकर कि वो ये रीज़न भी एक है कि हम लोग हाँ। हैप्पी नहीं रह पा रहे हाँ। हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा लोग आस-पास हैं? हाँ। एक्चुअली हमारा जो कल्चर था वो बहुत अच्छा था जॉइंट फैमिली में रहना, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब आप अपने लव्ड वंस के साथ यानी जिसको आप बहुत प्यार करते हो और जिसको देख के आपको खुशी मिलती है, उस इंसान के साथ अगर मैक्सिमम समय बिताते हो तो एक सर्वे में पता चला कि आपकी ज़िंदगी के 7 साल बढ़ जाते हैं। ओह! यानी जिस इंसान को मिलके आपको बेहद खुशी होती है, जिसको मिलके आपका ऑरा एकदम एनर्जेटिक हो जाता है, तो वो इंसानों के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। बट हमारे यहाँ पे इंडिया में आज प्रॉब्लम ये है कि हम हमारा मैक्सिमम वक्त उनके साथ बिता रहे हैं जिसके साथ हमारा ऑरा ही मैच नहीं हो रहा। हम जॉइंट परिवार के नाम पे साथ में रहते तो हैं, पर आप अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस देखो, आप उनके प्रति एक दूसरे का जो फीलिंग्स का डिफरेंस है वो देखो, इंटेंशन का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार एक ही घर में रहने वाला दिखता तो एक परिवार है, पर आजकल इतने सारे मेंटल डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो जिससे आप प्यार करते हो उसके साथ रहने से आपकी ज़िंदगी के साल बढ़ जाते हैं, और जहाँ आप डिस्प्यूट के साथ रहते हो मुझे लगता है ज़िंदगी के साल कम भी हो जाते होंगे। हुँ। तो हैप्पीनेस में डेफिनेटली पीपल इन्वॉल्व होते ही है, बट वो पीपल जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके साथ हमारी ट्यूनिंग मैच होती है। जैसे एग्जांपल, हमारा बेस्ट फ्रेंड, आप देखो बेस्ट फ्रेंड का नाम सुन के आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, क्योंकि एक ऐसा शख्स है जिसकी लाख गलतियां सही, बट आपको उसके साथ कभी भी बोलोगे टाइम स्पेंड करने का, जितना भी बोलोगे टाइम, हमेशा टाइम कम ही पड़ता है उसके साथ। क्यों? क्योंकि उसका तो हमारा ऑरा मैच होता है। और आज घर घर में परिवार में क्या परिस्थितियां हैं, तो आप देखोगे सास बहू के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, पेरेंट चिल्ड्रन के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। तो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि जॉइंट फैमिली को ख़त्म करना है, फैमिली में ही वो बॉन्डिंग, वो ट्यूनिंग, वो अंडरस्टैंडिंग लेके आना है, क्योंकि इनके साथ ही हमें ज़िंदगी भर हमारा अगर समय बिताना है, तो क्यों ना वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जाए कि जितना मज़ा मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड को मिलके आए, उतना ही मज़ा मुझे मेरे घर वालों के साथ भी आए। तो सच्ची हैप्पीनेस हम ये क्या बोलते हैं, फील कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में एक बात अच्छी है कि भले वो साथ में नहीं रहते, बट वीकेंड में वो लोग समय निकालते हैं और मिलते हैं, तो बड़ी खुशी से मिलते हैं। कई बार हम लोग एक दोनों तरह से इस पहलू को देख सकते हैं कि वहाँ मदर्स डे, फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने पूछा क्यों, तो बोले क्योंकि पूरा साल माँ के लिए हमारा समय ही नहीं होता, ताकि वहाँ भूल ना जाए, इसलिए मदर्स डे, फादर्स डे रखना पड़ता है। जबकि इंडिया में तो हमारे इनबिल्ट है मदर फादर का इंपॉर्टेंस। पर थोड़ा सा आज अगर हम बात करेंगे तो हमारा समाज दोगला भी हो गया है। हम बोलते हैं कि माँ का बहुत इंपॉर्टेंस है। मेरे ही जान पहचान में मैंने एक पर्सन को देखा है जो माँ के ऊपर बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, माँ का महत्व, पिता का महत्व, पर अगर आज मैं बात करूँ तो उनकी सगी माँ वृद्धाश्रम में है। तो हम लोग थोड़ा सा जो दोगलापन है हमारे यहाँ पे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जबकि फॉरेन कंट्रीज में आज मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, कल्चर में ये चेंज है कि अगर मदर्स डे है तो वो टाइम निकल के मम्मी को जब मिलने जाते हैं तो बड़ा हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब उनका जो टाइम है जो मिलते हैं वो बहुत क्वालिटी टाइम होता है। तो क्वांटिटी से अच्छा क्वालिटी पे अगर फोकस किया जाए तो भी डेफिनेटली वो हैप्पीनेस में इंक्रीज होता ही होता है। और जो भी कंट्रीज है जिसका हैप्पीनेस इंडेक्स हाई है, तो उनके अंदर ये भी देखा गया कि उनके जहाँ जहाँ रिश्ते हैं ना, वहाँ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लोग एक दूसरे से खुश रहते हैं। जापान में एक आइलैंड है, ओकिनावा आइलैंड, अगर आपने उसका नाम सुना होगा। वहाँ पे लोग जाने जाते हैं सबसे लंबी उम्र को जीने वाले लोग। मतलब अगर आप गाड़ी लेके गए हो वहाँ पे और आप देखेंगे आपके बाजू में कोई गाड़ी चला रहे, पूछोगे तो कितने साल के अंकल है, बोले 95 ईयर्स के अंकल है, बट बच्चे की तरह। पर उसमें यही सारी बातें हैं कि वो लोग खुश बहुत रहते हैं, अलग अलग चीज़ें बहुत करते हैं। सुबह उठ के उनका पहला काम क्या होता है, सुबह उठ के पहला काम अपना फेवरेट काम करो, काम सारा बाजू में रखो, जो तुम्हें खुशी देता है उसको करो। तो ये बहुत बड़ा कहते हैं ना, आपकी हेल्थ के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है।
बिल्कुल। लेकिन ये जैसे आप बात कर रहे थे कि जो फैमिली बॉन्डिंग है वो उनमें बहुत अच्छी होती है, आपने कहा कि क्वांटिटी टाइम कम होता है बट क्वालिटी ज़्यादा होती है। क्वालिटी ज़्यादा होती अब है। हमारे इंडिया में ये भी देखा जा रहा है कि वो जो जनरेशन गैप है, या फिर जो आपने जैसे बोला कि सास बहू की नहीं बन रही है, बच्चों के पेरेंट्स से नहीं बन रही है, तो वो क्वांटिटी तो उनकी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि रहते तो साथ में साथ हैं। में ही अभी है। हमारे यहाँ Yes, यही yes, कल्चर है कि मोस्टली लोग जो साथ में रहते हैं, तो हाँ। साथ रहने वालों की वजह से ही क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही होती है, यस, जिसकी वजह से कई बार अपनी पसंद का काम भी नहीं कर पा रहे होते और नहीं अपनी कर ज़िंदगी अपनी तरह से जी भी नहीं पा रहे होते। तो उस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए? हम इसको दोनों तरह से डिस्कस करते हैं। एक तो वो लोग जिनको ऐसा लग रहा है कि दूसरों से ही हमें खुशी मिल रही है, और एक वो लोग जिनको कि आइडेंटिफाई कर लेना है कि ऐसे में कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। या तो जो लोग ऐसे एनवायरनमेंट में ही रह रहे हैं कि जहाँ पर कॉन्स्टेंटली उनको जज किया जा रहा है, कॉन्स्टेंटली पोक किया जा रहा है, कॉन्स्टेंटली जो वो चीज़ें करना चाहते चाहते हैं थे। जीवन में उससे रोका जा रहा है, तो हाँ। क्या उनका मतलब हैप्पीनेस जो क्वोशेंट है वो इम्प्रूव हो सकता है? यस, तो मैं उसके लिए एक चीज़ कहूँगी, हम जब हमारे वर्कशॉप करते हैं ना, हैप्पीनेस वर्कशॉप हम 2 दिन का करवाते हैं, हमारा फर्स्ट लेवल का प्रोग्राम है। उसमें हम पहला इंसिस्ट क्या करते हैं पता है? आओ तो मेहरबानी करके अकेले मत आना, परिवार के साथ आना। ये बहुत ज़रूरी है कि ये कोई भी बातें अगर आप सीखते हैं, घर का एक सदस्य सीख लेता है, घर का एक सदस्य जान लेता है, पर घर के 4 नेगेटिव रहते हैं, तो आप कब तक टिकोगे उनके सामने, राइट? अगर आपको बदलाव लाना है तो क्यों ना सभी की ज़िंदगी में वो बदलाव लाए। तो मैं सबसे पहला तो इंसिस्ट यही करूँगी कि आपके जैसे लोग जो इतने अच्छे यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, ये सब कुछ, अगर आपके वीडियो कोई देख रहा है व्यूअर, तो मैं उनको खास रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके वीडियो उसको पसंद आ रहा है, तो वो अकेला क्यों देखे, अपने परिवार को क्यों नहीं दिखाए, है ना? तो वो तो हमारी ड्यूटी है कि जो मैं कुछ अच्छा ग्रोथ कर रही हूँ, कोई भी अच्छी चीज़ जान रही हूँ, तो वो मेरे परिवार के साथ भी मैं शेयर करूँ। तो सबसे पहला वे तो ये है कि हम अपने परिवार को जागृत करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ, तो जब मैं इस इंडस्ट्री में पहली बार आई, मैंने स्वामी विवेकानंद की बुक पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि आपके हर विचार यूनिवर्स में जाते हैं और ऐसे ही विचार अट्रैक्ट होकर आपके जीवन में आते हैं, और जैसे विचार होंगे वैसा आपका जीवन होगा। और विचार सिर्फ हमारे नहीं, हमारे आसपास के लोगों के भी होते हैं जिसके ऊपर हमारा प्रभाव पड़ता है। तो जब मैंने ये बात सुनी तो सबसे पहला मैं भाग के मम्मी के पास गई, पापा के पास गई, दोनों को साथ में बिठा के पढ़ाया कि आप देखो। और धीरे धीरे आई मेक श्योर कि मैंने मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, सबको ये चीज़ें सिखाई ताकि हमारे सब में बदलाव आए। वरना मैं अकेली ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हूँ और घर वाले ही 3 नेगेटिव सोच रहे हैं, तो कॉम्बो कभी नहीं बैठेगा। तो मेक श्योर अगर आप पॉसिबल हो तो ये करें कि सब लोगों को जागृत करें इस सारी बातों के बारे में। और अगर आपको लगता है, क्योंकि अगर सब लोग जागृत होते हैं तो डेफिनेटली धीरे धीरे सबके नेचर में चेंज आएगा, बिहेवियर में चेंज आएगा। क्योंकि घर परिवार में जब टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है ना, वो घर में किसी का भी ग्रोथ नहीं होने देगा। घर की एक लेडी अगर बहुत नेगेटिव है तो ऑफकोर्स उसके हस्बैंड को उसकी असर पड़ेगी ही पड़ेगी। और आपकी सास बहुत बुरा सोच रही है तो हो सकता है कि वो आपके ऊपर भी असर कर रही। तो हर एक का एक एनर्जी फील्ड होता है, और आप फिर आप देखोगे उस घर में भी जाके आप बैठोगे ना तो आपको बहुत नेगेटिव फील आती है। मैं हमेशा कहती हूँ हर जगह का ना एक ऑरा होता है। आप हर जगह पे जाओगे ना तो एक फीलिंग आपको आती है। जैसे आप स्कूल में चले जाओ, छोटे बच्चों का स्कूल है या प्ले ग्रुप हो, तो एकदम पॉजिटिव वाइब्स, लाइव वाइब्स आते हैं। उसकी जगह पे आप हॉस्पिटल में चले जाओ, आईसीयू वार्ड में चले जाओ, आपको एक हैवी वाइब्स आएंगे। तो हर जगह का अपना एक ऑरा होता है, हर जगह की अपनी एक एनर्जी होती है। तो मैंने ये एनर्जी घरों में फील करी है। अलग अलग घर पे लोग जब इनवाइट करते हैं, हम जाते हैं, कुछ घरों में जाके इतना पॉजिटिव फील होता है। फिर मैं बहुत ऑब्जर्व करने का ट्राई करती हूँ कि मुझे यहाँ पॉजिटिव वाइब्स क्यों आए। फिर आई ऑब्जर्व द नेचर ऑफ एवरी फैमिली मेम्बर। एंड जब घर में सब लोग खुश हैं तो घर का ऑरा ही हल्का फुल्का पॉजिटिव, जहाँ पे आपको लगता है कि बैठे रहें, यहाँ पे मज़ा आ रहा है। और कुछ घर में हम जाते हैं, किसी के पास जाते हैं तो हम लगता है कि यार अब थोड़ा जल्दी से चलते हैं। क्यों? क्योंकि उस वहाँ पे एनर्जी नेगेटिव है। वाई? बिकॉज देयर इज समवन, इस फैमिली में कोई तो है जो बहुत नेगेटिविटी का शिकार हो चुका है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके घर में कोई एक नेगेटिव होगा ना तो उसकी एनर्जी आप सभी लोगों को अट्रैक्ट करेगी, सभी लोगों के जीवन में वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करके लाएगी। तो मेक श्योर कि आपके घर परिवार में सभी लोगों को हम पॉजिटिव बनाएं। एंड दूसरा जो आपने अभी मुझे पूछा कि अगर वो लोग नहीं कर पाते हैं तो उस वक्त फिर एक ही सॉल्यूशन है, निग्लेक्ट करना सीखो। उन लोगों को निग्लेक्ट करो, क्योंकि अगर आप उनके हर मंतव्य पे फोकस करोगे तो धीरे धीरे होगा आपके साथ ऐसा कि आप ही खुद अपनी प्रगति को रोक दोगे। सो मेक श्योर कि फिर जिसको जो कहना है कहे, जिसको जो जजमेंट पास करना है करे, मैं अपनी जर्नी को ना रोकूं। दैट शुड बी द सॉल्यूशन फॉर दैट। परफेक्ट। ये ठीक है कि हम कब तक दूसरों के ऊपर ही फोकस करके और अपनी लाइफ को खराब करते रहेंगे, तो बेटर है कि वैसे खराब हो रही है तो उसको, अगर वैसे वो लोग कुछ बोल भी रहे हैं तो उसको इग्नोर करके अपनी लाइफ में मस्त रहो। और वो फिर उन्होंने वैसे भी बोलना है वैसे भी बोलना है, कम से कम हम तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते चले जाएं। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। तो हमने एक तो ये कहा कि आपने कहा कि वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है
हाँ। इस टाइम पे शायद हम लोगों के साथ ये चीज़, हमारे माइंडसेट डेवलप हो गया कि जब उस हाँ, टाइम पे हाँ, जब हुआ कि सोने की चिड़िया था और उसके बाद हम गुलाम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट में बैठ गई यस, चीज़ें। दूसरा आपने बोला कि अपनी खुशी से रिलेटेड काम ज़रूर करना है। तीसरा हाँ, आपने बताया कि आसपास के लोगों का जो भी ऑरा होगा वो भी हमको इम्पैक्ट करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो उसका भी हमको ध्यान रखना है। तो जैसे अगर हम बात करें उन कंट्रीज़ की जो मोस्टली नंबर 1 पे आती है, फिनलैंड, डेनमार्क, वहाँ के लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो हमेशा ही टॉप कर जाते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में? सबसे पहला तो अगर आप देखेंगे, जैसे भूटान भी अगर आप देखेंगे, हुँ। भूटान आप देखो उसके पास क्या फैसिलिटी है, कौन सी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कौन सा बड़ा यस। न्यूयॉर्क टाइप ऑफ मतलब कहते हैं स्काई स्क्रैपर्स है, ना इतनी बड़ी फैसिलिटी है, ना इतना ज़्यादा डेवलपमेंट है, पर फिर भी आज लोग बहुत खुश हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें एस्पेक्ट जो है वो मायने रखते हैं। उसमें से एक एस्पेक्ट मैं बात करूँगी, दैट इज़ नेचर। जो लोग नेचर के पास रहते हैं, नेचर को अपने जीवन में बहुत महत्व देते हैं, नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उनके जीवन में ना हैप्पीनेस बहुत बढ़ जाती है। ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। और ऐसे कंट्रीज में आप देखोगे, जो कंट्रीज हैप्पीनेस में भी आते हैं आगे, उन सभी में नेचर को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ है, नेचर को बहुत महत्व दिया हुआ है, नेचर के साथ वो लोग बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। तो इसीलिए वो डेवलपमेंट को तो मना कर देते हैं। कई टाइप ऑफ डेवलपमेंट आज भूटान में आप जाओगे तो आपको नहीं दिखेगा। वाई? बिकॉज उसकी वजह से उनको लगता है कि हमारे जंगल डैमेज हो रहे हैं। जबकि इंडिया में तो आज हमारे पास इतना सारा मतलब नेचर है जिसको हम उसको बिंदास काटे जा रहे हैं। आपको हर रोज़ कोई ना कोई मिलेगा कि इधर प्रोटेस्ट चल रहा है, इधर प्रोटेस्ट चल रहा है। सो नेचर के पास रहना ये भी एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट ऑफ हैप्पीनेस है, क्योंकि नेचर में एक शक्ति होती है, नेचर हमें हील करता है। अब हम कहेंगे कि हम दिल्ली जैसे सिटी में रहते हैं, हम कहाँ से नेचर लाएंगे? एटलीस्ट हमारे घर में हम प्लांट्स को रख के भी एक नेचर का फॉर्म हमारे घर में रख सकते हैं। बट हम लोग, हमारी रूटीन लाइफ ऐसा है कि नेचर से बहुत डिस्कनेक्ट हो गए। आप कहते हैं जब आप नेचर के पास रहते हैं, नेचर आपके साथ बात करता है। यू कैन टॉक विथ नेचर, यू कैन टॉक विथ प्लांट्स, यू कैन टॉक विथ ट्रीज, यू कैन टॉक विथ नेचर। नेचर कैन हील यू। नेचर आपके इश्यू को सुन के आपको इंट्यूटिवली आंसर देता है। तो आपके जीवन में कोई ना कोई फॉर्म में अगर हैप्पीनेस बढ़ाना है इंडेक्स, तो मैंने ये चीज़ काफ़ी कंट्रीज़ में देखी, और वो लोग टाइम निकाल के नेचर वाली जगहों पे भी जाते हैं। ट्रैवलिंग, नेचर में रहना, ये सब उन लोगों की शौक में कहीं ना कहीं आता है। दूसरी चीज़, ऐसे कंट्रीज़ में जो आपने बताया डेनमार्क, फिनलैंड, उसमें जैसे हैप्पीनेस बड़ी इसलिए है क्योंकि स्ट्रेस कम है। हमारे यहाँ पे इश्यू क्या है, हमारा स्ट्रेस लेवल इतना हाई है कि हैप्पीनेस आएगी कहाँ से? जैसे एक रूम है तो उसमें एक ही मतलब ऑप्शन है, आइदर डार्कनेस और लाइट, दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा। तो कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि डार्कनेस को कैसे दूर करें। डार्कनेस को दूर नहीं करना है, तुम्हें लाइट जलानी है। तुम्हारी लाइट अपने आप वो डार्कनेस को रिमूव कर देगी। तो अगर हम लोग हमारे स्ट्रेस लेवल पे भी काम करें, क्योंकि वहाँ के लोगों का स्ट्रेस लेवल कम है इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स ज़्यादा है। तो इंडिया में अगर आप देखोगे, स्ट्रेस लेवल इज़ वेरी हाई। मतलब फ्रॉम सीईओ टू प्यून, एवरीवन इज इन स्ट्रेस। इनको छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे भी स्ट्रेस में हैं। और कौन से बच्चे 10th 12th के नहीं, आज आप देखोगे 5th का बच्चा, 6th का बच्चा, हर बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं। तो अगर हम इंडिया में स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर एक बड़ा मिशन लेके काम करें तो डेफिनेटली इट कैन इम्प्रूव आवर हैप्पीनेस। परफेक्ट। स्ट्रेस मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। Yeah. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमारी जो कंट्री है, जिसके रूट्स हैं, जो कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से निकल कर आते हैं, रिलीजन हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, रिलीजियस भी, हमारे देवी देवता इतने सारे हैं, हम सब लोग सब अपने घर में सुबह उठकर भक्ति कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो क्या हम ये चीज़ों को सिर्फ प्रीच ही कर रहे हैं या एक्चुअली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये सब हम फॉलो कर रहे हैं तो स्ट्रेस लेवल्स तो नहीं होने चाहिए। तो क्या रीज़न है कि क्या हम स्पिरिचुअल हैं या हम सिर्फ बातें कर रहे हैं? देखो, अगर आपको लगता है कि हमारे पास जो ज्ञान है ना, जो इंडिया के पास ज्ञान है उसका सिर्फ 1%, 1%, मैं ज़्यादा 100 नहीं बोलूँ, 1% चीज़ अगर हम फॉलो करने लगे ना, तो हमारी ज़िंदगी के आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। बिकॉज इंडिया के पास जो ज्ञान है, इंडिया के पास जो स्पिरिचुअलिटी है, वो आज हम नहीं, पूरा विश्व मान रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताऊँ, इंडिया के पास सबसे बड़ी देन थी योग विज्ञान की। कितना महान विज्ञान, बट आई टेल यू, इंडिया वालों को कोई कदर नहीं थी, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये फॉरेनर्स आए, इन्होंने योगा को सीखा, मतलब योग विज्ञान ही था नाम, योगा तो इन्होंने रखा नाम, उन्होंने योगा नाम रखा, उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। अब इंडियंस देख रहे करे फॉरेनर्स तो योगा के पीछे पागल हो रहे, मतलब कुछ तो उसमें बात होगी। और फिर धीरे धीरे इंडिया में योगा का आप देखो अवेयरनेस बढ़ा, या लोग योगा करने लगे। बट अब आज आप देखो कि योग विज्ञान सालों से था, हमने किया नहीं था, कोई फायदा नहीं था। आज जब कर रहे, थोड़ा बहुत भी लोग कर रहे हैं, तो आप उनको पूछो कितना ज़बरदस्त उनके जीवन में चेंज आया।
तो भारत में प्रॉब्लम यही है, हम बातें बहुत करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, व्हाट्सएप नाम की यूनिवर्सिटी चलती है, ज्ञान भेजते रहो भेजते रहो भेजते रहो, पर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। ज्ञान अच्छा भेजेंगे कि रिश्तों में ये डेवलपमेंट होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, वही बंदा घर पे तो झगड़ ही रहा है। तो मैं तो कहती हूँ जो भेज रहे हो ना, तुम सिंपल इतना करो, आज व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल कंटेंट तुमने जो देखा, बस एक बात उसमें से जीवन में अप्लाई कर लो। सिर्फ वाह वाह नहीं करनी है, सिर्फ थ्योरी नहीं अपनानी। 1% का प्रैक्टिकल, बट 1% का प्रैक्टिकल भी आपके जीवन में मिरेकल कर सकता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। इंडिया इज लाइक वेरी रिच बाय द कंटेंट, द स्पिरिचुअलिटी, द एस्पेक्ट, बट एप्लीकेशन से हम लोग काफ़ी दूर हैं। तो एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन की बहुत, तो जो आप बच्चों की बात कर रहे हैं कि 4th क्लास के 5th क्लास के 5 या 6 ईयर ओल्ड्स भी आजकल बात करते हैं, क्योंकि कहीं आपको ऐसा लगता है कि, मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि ये ज़्यादा अवेयरनेस की वजह से ही ज़्यादा स्ट्रेस रिलेटेड या मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ तो नहीं हो रहे कहीं, कि हम छोटी छोटी बातों को एंग्जाइटी समझ लेते हैं, छोटी छोटी बातों में हम पैनिक अटैक समझना शुरू कर देते हैं। क्योंकि 5 ईयर ओल्ड, 6 ईयर ओल्ड, 7 ईयर ओल्ड जब बात करते हैं कि मुझे एंग्जाइटी हो गई, मुझे स्ट्रेस हो गया, तो इसमें जो स्ट्रेस मैनेजमेंट चल रहा है फिलहाल उस पे, तो उसका क्या रोल है? क्या वाकई में वो स्ट्रेस को रिमूव कर सकता है, या उसका कोई सही तरीका होना चाहिए? मुझे लगता है कि अपनी एज जो होती है उससे कुछ ज़्यादा जान लेना, वो भी बहुत बड़ा स्ट्रेस है। हम मिलेनियल्स हैं, तो हम अपनी ही बचपन की बात करेंगे ना। हमने एंग्जाइटी वर्ड सुना था, ना हमने स्ट्रेस वर्ड सुना था, राइट? और डिप्रेशन क्या होता है, अरे वी डोंट नो, राइट? मम्मी मारती थी और कितना हमको डांट पड़ती थी, सब कुछ होता था, फिर भी हम कितनी धमाल करते थे, हम कितना डेयर करते थे। मैं अपनी ही बात करूँ तो मेरे पापा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रह चुके हैं, तो मेरा तो बचपन पूरा जंगलों में गया। और पापा तो लिटरली हमको बोलते थे चलो पेड़ पे चढ़ के दिखाओ, चलो। ये आजकल के पेरेंट्स में देखते हो, अरे बेटा ये देखना, अरे बेटा उधर से गिर मत जाए। और हम लोग ऐसे मतलब कड़ी ट्रेनिंग में बड़े हुए हैं। आजकल तो आप बच्चों को कुछ कह भी नहीं सकते। इवन इफ आप देखोगे तो अब तो बच्चों में वो आ गया कि मैं कंप्लेन कर दूंगा। फॉरेन कंट्रीज जैसा चीजें यहाँ पे भी आने लगी हैं। बच्चों को ये भी मालूम है हाँ। कि आप नार्सिसिस्ट पेरेंट हो। हाँ तो मुझे ये लगता है कि उसकी जो उम्र है ना, वो इनोसेंस की उम्र थी। बट आजकल ये मोबाइल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, AI, अब वो सब अपनी उम्र से ज़्यादा का जान रहे हैं। तो जो अवेयरनेस या जो एडल्ट फील वाली चीज़ें या जो भी हमें ज्ञान, शायद मुझे ऐसा लगता है कि 20-25 साल में हमें आता था, आजकल के 10-12 साल के बच्चों में वो सब कुछ भरा हुआ है। हम लोग 20-25 साल के होके भी डम लगते थे, और आजकल के अगर बच्चे आप देखेंगे 10-12 साल में तो सब भर चुका है। तो वो भी एक गलत चीज़ हो गई कि क्योंकि वो फिल्टर रहा नहीं। और आज तो अब देखो मोबाइल के ज़माने में देयर इज़ नो फिल्टर। तो उसने मुझे तो और दुख होता है। मुझे लगता है कि बच्चों का बचपन छिन गया। एंड दैट्स वाई अब वो डिप्रेशन की भी बात कर रहे हैं, एंग्जाइटी की बात कर रहे हैं। मुझे भी शौक लगता है कि वो 5th स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ रहा है, बोलता है मुझे एंग्जाइटी है। सो अगर शायद हम लोग छोटे थे और हम लोगों को टेंशन वेंशन आया, हमने भुला भी दिया, हम आगे बढ़ गए। अब ये लोग क्या होता है और सर्च करते हैं, अच्छा एंग्जाइटी की वजह से ये हो सकता है, एंग्जाइटी तो आगे बिगर डिप्रेशन में जा सकती है, बिगर डिप्रेशन सुसाइडल बन सकता है। तो फिर बहुत ज़्यादा अपना लेवल से ज़्यादा का नॉलेज भी बहुत डेंजरस हो जाता है। जिस लेवल पे आपको जो नॉलेज मिलना चाहिए था वही हमारी उम्र होती है ना। तो ये मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी ड्यूटी हमारी पेरेंट्स की आएगी, इसमें बहुत बड़ी ड्यूटी स्कूल टीचर्स की आएगी कि कौन से एज के बच्चों को कौन सा नॉलेज मिले, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है कि क्या नॉलेज मिलनी चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है कि कितनी चीज़ों की अवेयरनेस की ज़रूरत है और किसकी भी नहीं है। तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, कि जो भी लोग सुन रहे हैं उनको ये समझ में आए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि अपने सिम्टम्स को चेक करके उसको कंफर्म कर देना कि मुझे ये मेंटल हेल्थ इशू है। तो एग्जैक्टली क्या गोल होना चाहिए जो भी लोग चाह रहे हैं कि अपना हैप्पीनेस क्वोशिएंट इंप्रूव कर लें और स्ट्रेस लेवल्स को डाउन कर दें? यस, मैं सिंपल ये कहूँगी कि एक पॉइंट होता है जैसे हम कहते हैं अवेयरनेस, और दूसरा पॉइंट होता है उसका सॉल्यूशन। कि एक मुझे पता चल गया, फिर अब मुझे उसके, हम लोग क्या करते हैं पता है, आज मुझे पता चल गया कि मुझे स्ट्रेस है, फिर स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से ये हो सकता है, अरे मैं तो, और गूगल पे तो आप कुछ भी चीज़ पूछोगे अल्टीमेटली मरने तक उसके सॉल्यूशन होते हैं। Exactly. तुम्हें स्ट्रेस है वो तुम्हें मार सकता है, तुम्हें घुटनों पे पेन है वो तुम्हें मार सकता है, तुम्हें, अरे आप छोटी छोटी चीज़ में तो इतना भी मत जानो। अवेयरनेस उतनी ही जितना तुम्हें ज़रूरत है, क्योंकि मुझे वो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, अच्छा स्ट्रेस है, मैंने पहचान लिया, अब मैं क्या करूँगी, सॉल्यूशन पे आगे बढ़ूंगी, ना कि उसी डिसीज़ के। कई लोगों को मैंने देखा है कुछ बीमारी उनको लग गई, फिर उसका पढ़ते ही रहेंगे। तो मैनिफेस्टेशन क्या होगा इसमें?
आप अपने बीमारी को और भी बड़ी मैनिफेस्ट करोगे। आप डायबिटीज में से बाहर आना चाहते हो, पर आपने इतना ज्ञान ले लिया, सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेगा कि इसको और डायबिटीज का मतलब शिकार बनाओ, उसका ब्लड शुगर और बढ़ा दो, फिर दवाइयां भी धीरे धीरे वो जो डोज होते हैं आपके ऊपर काम करना बंद कर देंगे। तो अवेयरनेस उतनी ही कि मुझे क्या इश्यू है वो मुझे एक डिटेक्ट करना है, सेकंड तुरंत उसके ऊपर क्या करना है, सॉल्यूशन पे जाना है, मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ, मैं क्या वो यस पॉइंट्स फॉलो कर सकता हूँ। तो स्ट्रेस में तुम्हें पता चल रहा है कि मेरी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, ठीक है, अब तुमने वो जान लिया, अब सॉल्यूशन क्या है, तो कौन कौन सी बातों से मुझे स्ट्रेस होता है, मैं उसके ऊपर कैसे काम कर सकता हूँ। स्ट्रेस का ऑपोजिट हैप्पीनेस है, तो मैं अपनी हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ, राइट। कई बार हम स्ट्रेस को कम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तुम हैप्पीनेस को बढ़ा लो, ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा करो जिससे तुम्हारी खुशी बढ़े। तो जैसे मैंने कहा ना, अंधेरा उजाला, अंधेरा ज़्यादा है तो उजाला बढ़ा दो, अपने आप अंधेरा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से वो सारे स्टेप्स आपको उठाने चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाए। बिल्कुल सही बात आपने बोली कि स्ट्रेस है और उसके सिम्टम्स को इसलिए नहीं सर्च करना है कि उसको जस्टिफाई कर सको कि मुझे जो भी मेरा बिहेवियर है वो जस्टिफाइड है बिकॉज मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ। आपने कहा सॉल्यूशन पे फोकस करो कि उसका जो ऑपोजिट है कि जो स्ट्रेस लेवल्स है उनको डाउन कैसे करना है, उसको ठीक कैसे करना है, ना कि उसको पकड़ के आजकल तो लोग फ्लॉन्ट करते हैं कि मुझे आई हैव एंग्जाइटी, मुझे इसके पिल्स मिले हैं और मुझे ये मतलब इस चीज़ को फ्लॉन्ट किया जा रहा है आजकल, ये नया एक ट्रेंड है। मतलब मैं एक चीज़ बताऊँ, मुझे बहुत शौक लगता है कि लोगों को जब बीमारी होती है तो ये कोई पॉजिटिव बात नहीं कि आप दुनिया को बताते घूमो, अरे आपको पता है मुझे तो डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, अरे मुझे तो बीपी आ गया, अरे ये हो गया, अब तो मुझे ऑपरेशन करने को बोला, अब तो मुझे ये घुटना रिप्लेस करने को बोला है। और पर ये समाज को, दुनिया को बताने वाली बात नहीं है। ये तुम्हारा सिम्टम है, तुम उसको ठीक करो। रीज़न ये है कि हम लोग सब बताते रहते हैं एक दूसरे को, अब उससे क्या होता है, हम और डिस्कशन करते हैं। मुझे एक कंसेप्ट नहीं अच्छा लगता कि जब कोई इंसान बीमार होता है हम उसकी खबर निकालने जाते हैं, पर खबर निकालना मतलब उसको कुछ पॉजिटिव वाइब्स देना था, पर उसकी जगह पे हम क्या किया, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप गए, पहला पूछोगे क्या हो गया, फिर वो पूरा रिपीट करेगा, मैं जा रहा था, फिर ये हो गया, फिर मुझे ऐसा। तो मतलब उसका एक्सीडेंट होने को एक बार हुआ, पर जितने बार लोग खबर निकाले उसे 50 बार उसको रिपीट कर दिया, तो वहाँ कहाँ उसका पेन ठीक होने वाला है, कहाँ उसकी बीमारी ठीक होने वाली है। तो अगर खबर निकालने भी जाना है ना, तो जाओ, उसको मोटिवेट, उसकी बीमारी के बारे में बात ही मत करो, चाहे तो उसके घर वालों से पूछ लो, बाकी उसको जाके मोटिवेट करना या पॉजिटिव बनाना, उसके साथ कुछ खुशी के पल शेयर करना, कुछ हैप्पी मेमोरीज को रिकॉल करना, ये कुछ करो, तब वो हील होगा। वही अरे मेरे को ये हो गया पता है, और 2-4 लोग तो ऐसे भी मिलेंगे जो तुमको इसमें बढ़ा के जाएंगे, अरे तुम्हें डायबिटीज है, अब देखना तुम्हें आगे चल के कैंसर भी हो सकता है। मतलब कौन सी बीमारी किसके साथ कनेक्टेड है वो, मतलब लोगों को व्हाट्सएप से अब सब कुछ आ गया है, तो कहीं से भी और दिमाग में ऐसे बीज डाल दिए। अगर आज तुम्हें कोई छोटी चीज़ है, पर अगर कोई तुम्हारे दिमाग में कैंसर का बीज डाल के जाए, तो वो भी तुम मैनिफेस्ट करोगे। तो मैनिफेस्टेशन ऐसे ही करते हैं, उसको रिपीट कर करके, जबकि हमें अपोजिट करना था, उसे तो निग्लेक्ट करना था। तो यही हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। बिल्कुल। और आप जो बात कर रहे थे ना कि लोग बढ़ाकर चले जाते हैं और तबीयत का पता लेने जाते हैं, तो मैंने तो इवन प्रैक्टिकली देखा है किसी को ना, कि किसी के घर में किसी को ठंड लग गई, फीवर हुआ, तो वो एक आंटी पता लेने आई और उसको कहती है कि ध्यान रखना अपना ना अच्छे से, साथ वाले वो हैं हमारे एक रिश्तेदार, उनके भी लड़के को हो गया था, वो मर गया। तो मतलब स्ट्रेस लेवल्स कई बार ऐसे भी बढ़ जाते हैं कि अब तो बेटर है कि किसी को बताओ ही मत कि हमें कुछ हुआ, वो बोलेगा मेरा भी टाइम आ गया। तो आपने कहा कि जो बीज डल जाते हैं हमारे दिमाग में, तो एक बीज हमारे इंडियन सोसाइटी में, मतलब मैंने भी सुना है, आपसे भी बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि हमने ये बहुत सुना है कि जितना हंसोगे उतना रोना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हम हंसने से भी डरते हैं, हम खुश होने से डरते हैं, तो क्या इसमें वाकई सच्चाई है? ओह माय गॉड, मतलब ये कौन है, मुझे उसको पकड़ना है, कौन है जिसने हमारे दिमाग में ये बिठा दिया कि अगर तुम ज़्यादा हंसोगे तो तुम्हें रोना पड़ेगा। मैं उसकी पिटाई करना चाहती हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट से मैं बड़ी हुई हूँ। मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत हंसती थी, मुझे हंसना लाउडली पसंद है, अच्छा लगता है। तो मुझे बड़े बड़े लोग बैठे होते बोले, शू इतना क्यों हंस रही है, देख रोना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हंसोगे उतना ही ज़्यादा रोना पड़ेगा, जितना खुश होगे उतना ही ज़्यादा दुखी होना पड़ेगा। तो मैं खुश होना चाहती पर मैं डर जाती थी, और तुरंत रिएक्ट कैसे करती थी, नहीं मैं तो दुखी हूँ, भगवान मुझे दुख मत देना। और जब मैं इस फील्ड में आई, मैंने देखा मैनिफेस्टेशन का साइंस क्या कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत जो हमारी धरती पे ही हो गए, वो क्या कह के गए हैं। हमने हमारे ही देश में हुए ऐसे संतों को नहीं सुना। उसमें क्लियर कट लिखा है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तुम जो सोचोगे, बोलोगे, मानोगे, वही तुम पाओगे। तो अगर आप, सिंपल साइंस है, तुम खुश रहोगे तो खुशियां ही आने वाली है, और दुख रहोगे, दुखी रहोगे तो दुख ही आने वाला है। पर हमको क्या गलत सिखा दिया, खुशी नहीं फील करना, दुखी रहना तो प्रॉब्लम नहीं है।
तो हम इसलिए फिर दुखी होते हैं ना, तो भी कुछ लोग अंदर से खुश होते हैं इस बात से कि हाँ चलो मैं ज़्यादा खुश तो नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा तो नहीं है, इसलिए तो ये हम इस तरह से अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं। तो ये बहुत गलत सोच है। तुम इतना नया नियम अपने दिमाग में अपना लो, जितना ज़्यादा खुश रहोगे उतना ज़्यादा खुशी आएगी, और जितना ज़्यादा दुखी रहोगे उतना ही दुख अट्रैक्ट होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है आपने, और ये सबको नोट कर लेनी चाहिए और ना रिकॉर्ड करके रख लेना चाहिए कि जब हंसे तो फिर उसके बाद ये सुन ले दोबारा से कि अब जितना हंसे हो और खुशी ऐड हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ जो बीच है ना वही डला हुआ है दिमाग में, और मैंने बहुत लोगों से और भी सुना कि नहीं मैं हंसती बहुत हूँ ना, इसलिए फिर मुझे रोना पड़ता है। तो ये चीज़ है। तो कई चीज़ें, क्या आपको लगता है कि कुछ और भी हमारे ऐसे ही कोई बीज ऐसा डला हुआ है दिमाग में जिसकी वजह से हम खुश नहीं रह पा रहे हैं? देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो बचपन से हमें हमारा प्रोग्रामिंग किया जाता है। सबसे पहला तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल कॉलेज में हमको कितना सब कुछ पढ़ाया जाता है, पर सच में मैं अभी सोच रही थी कि मैंने बचपन से जो इतना पढ़ाई किया, इतना पैसा मम्मी पापा ने लगाया, MBA करवाया, मैंने कितने कंसिडर पैसे जो ज़िंदगी में आज मैं रियल में अपना रही हूँ। तो सच में ऐसा लगता है कि मुझे शायद, मतलब अगर मुझे पूछा जाए कि 5th स्टैंडर्ड में कितने सब्जेक्ट थे, कौन सा चैप्टर उसमें आता था, मैं 5 चैप्टर का नाम भी नहीं बोल पाऊंगी। तो जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल दे दिए। एक बच्चा 20 साल दे देता है, पर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमारे लिए यूज़लेस हो जाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत, अगर हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है ना, तो जो एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम थी, जो इतनी रिच थी अपने आप में, क्योंकि उसमें हर तरह से इंसान को प्रैक्टिकली बेस्ट बनाया जाता था, कितना ज्ञान उसको दिया जाता, कितना कॉन्फिडेंस दिया जाता था, कितना विचारों का साइंस, उस वक्त ये सारी अवेयरनेस थी। उस वक्त हर चीज़ों को हम प्रैक्टिकली, मतलब आप देखो आजकल के बच्चे 20-25 साल की पढ़ाई करने के बाद, अच्छी कॉलेज में MBA करने के बाद जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो लिटरली शिवर करते हैं। हमारे पास कई बच्चे आते हैं तो इंटरव्यू के वक्त वो 2-3 क्वेश्चन पूछे तो कांपने लगते हैं। और कभी ऐसा समय था कि 8 साल के लव कुश अपने पिता महान राजा राम से युद्ध करने के लिए तैयार थे, मतलब कोई डर नहीं था, इतना डर था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए, जो है ही नहीं। हमें बचपन से ही हमारा विचारों का शक्ति क्या है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हैप्पी वाइब्रेशंस क्या है, ये सब कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। तो आई फील कि ये बहुत मेजर लेवल पे इसका चेंज आना चाहिए। और मैं तो खास कहूँगी जब तक एजुकेशन सिस्टम ना बदले, एटलीस्ट हर एक पेरेंट्स ये ड्यूटी रखे कि मेरे बच्चों को मैं सिर्फ पढ़ाई में नहीं, उसकी लाइफ में भी उसको आगे बढ़ाऊँ। सिर्फ पढ़ाई का कोचिंग नहीं देना है तुम्हें लाइफ कोचिंग देना है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो अगर आज से ही हम लोग ये सीखना चाहें कि अब हमें अपनी लाइफ में ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में तो आपने बताया बिल्कुल सही बात है कि हमें 5 चैप्टर क्या, मुझे लगता है एक भी चैप्टर याद नहीं होगा कि क्या करना है। तो आगे से अब हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लेना चाहिए? तो कोई 3 या 5 हैबिट्स आप ऐसे बताइए जो हमें डेली लाइफ में अपनानी चाहिए आपसे। मैं हैप्पीनेस के लिए कुछ चीज़ें बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत मायने रखती हैं। उसमें सबसे पहला रोल होता है आपकी सुबह का। कहते हैं जैसी सुबह होती है ना वैसा दिन होता है। सुबह अच्छी दिन अच्छा, सुबह बुरी दिन बुरा। तो सुबह का आपके जीवन के हैप्पीनेस इंडेक्स में भी बहुत बड़ा जैसे कहते हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हमारी मॉर्निंग, मतलब हमारी जो मॉर्निंग होती है वो कैसी होती है, तो उठ के पहला ही हम मोबाइल ले लेते हैं। आजकल की लाइफ में तो यही हो गया है। पहले के ज़माने में हम लोग थोड़ा सा न्यूज़पेपर ले लेते थे। तो दोनों में ही डेंजर है, क्योंकि न्यूज़ माने क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मतलब सारे दुनिया की खबरें होनी चाहिए थी। पर हमारे यहाँ पे न्यूज़ माने सारी नेगेटिव चीज़ें, मतलब न्यूज़। तो न्यूज़पेपर भरा होता था नेगेटिव जैसा। तो सब पहला ही काम क्या करते हैं, दुनिया की नेगेटिव खबरें सुन रहे हैं। और आज उसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, पहला ही व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप खोलते ही या फ़ोन खोलते ही मोस्टली नेगेटिव चीज़ें हमें पहले नज़र आती है। तो उससे जो हमारे मॉर्निंग का हार्मोन होता है वो एकदम इम्बैलेंस हो जाता है। हमारे दिमाग में ही वो नेगेटिव बीज चले जाते हैं। और हो सकता है कि सुबह उठ के आपने कोई भी ऐसा नेगेटिव वीडियो देख लिया, नेगेटिव पिक्चर देख लिया, जिसने आपके माइंड पे अफेक्ट डाल दिया। अब आपको पता भी नहीं चलेगा, पर अनजाने में ही आपका दिन ना अच्छा नहीं जाएगा। आपको लगा आज के दिन में मज़ा नहीं है, मेरी तो एनर्जी नहीं है, पर तुमको नहीं पता था तुमने सुबह जो पहला दृश्य देखा ना उसका असर है ये। कई बार आप न्यूज़पेपर में आप देखते थे, कई बार एक्सीडेंट हो गया तो फ्रंट पेज पे वो एक्सीडेंट, कई बार डेड बॉडी, उसकी फोटोज़ लगाते थे। मुझे उससे बहुत इरिटेट होता था कि पहला ही दृश्य में दुनिया का सबसे नेगेटिव न्यूज़ से मेरा दिन क्यों शुरू करूँ। तो मैं आपको खास कहूँगी, अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं तो पहले अपनी मॉर्निंग को सुधारिए। नो मोबाइल, नो न्यूज़पेपर, नो टेक्नोलॉजी। आप अपने कोई भी फेवरेट काम से अपनी सुबह की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आप मेडिटेशन ले लो, जिसमें आप पूजा अर्चना ले लो, जिसमें आप एक्सरसाइज ले लो, राइट। जिसमें आपको जो भी, जैसे गार्डन में बैठना पसंद है तो गार्डन में बैठो, परिवार के साथ बातचीत करना अच्छा लगता है तो थोड़ा एक चाय का कप ले लिया और थोड़ा सा परिवार के साथ कुछ अच्छी सी बातें कर ली। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी मॉर्निंग को सुधार दे,
ये बहुत बड़ी हैबिट बनेगी हैप्पीनेस के लिए। तो वन थिंग यू हैव टू फॉलो दिस। सेकेंड, इक्वली इम्पॉर्टेंट आपकी नाइट। आप सोने से पहले, कहते हैं हमारी रातों का इतना बड़ा महत्व है जो मैक्सिमम लोग नहीं जानते। हम रात को जो सोच के, जो देख के सोते हैं वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में जाता है और धीरे धीरे वही हमारी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होता है। एंड मैक्सिमम लोग रात को सोने से पहले, आजकल का कल्चर है, हम या वेब सीरीज़ देख के, टीवी देख के या मोबाइल देख के सोते हैं। और उसमें भी मोस्टली ये चांस होता है कि हम लोग नेगेटिव कंटेंट देख के सोए हैं। जैसे मैंने कहा, इंडिया में तो जो सीरीज़ आ रही है, मतलब क्राइम सीरीज सबकी मतलब फेवरेट है, एक्शन सीरीज सबकी फेवरेट है, तो वही आप देख रहे हो और सबकॉन्शियस माइंड में क्या देख रहे हो, तो वो सभी चीज़ें रात की अंदर की गहराई में वो नेगेटिव चीज़ें आप उतार रहे हो। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी लाइफ में भी धीरे धीरे नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। और दुनिया में सब बात होते हैं, पर रात को सोने से पहले की बातें नहीं होती है। सुबह की बात सब लोग कर लेंगे, पर रात को सोने से पहले क्या करना है वो बात ही नहीं होती है। तो मेक श्योर कि आपके सोने के 1 घंटे पहले आप कोई भी नेगेटिव कंटेंट अपने दिमाग में ना डालें। इसमें मैं एक चीज़ की क्लैरिटी चाहती हूँ। हाँ। जैसे हम बात करें, आपने कहा था कि जो भी आपको अच्छा लगता है वो करना है। अब कई लोगों को अच्छा ही यही लग रहा है कंटेंट, वो उनको वही देखकर खुशी मिल रही है, तो ठीक वो है। वो वाली खुशी असर करेगी कि वो जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट कुछ और हो जाएगा, कि उनको आनंद ही उसी में आ रहा है कि हाँ, मर्डर मिस्ट्री देखेंगे और हम ये चीज़ें देखेंगे। यस, मैं इसके ऊपर एक चीज़ कहूँगी, आप है ना खुद के ही एनालिसिस मतलब आप ना खुद का ही एनालिसिस करो कि मैं कैसी पर्सन हूँ। जैसे कुछ लोग बहुत इमोशनल, सेंसिटिव एंड अफेक्टिव नेचर के होते हैं। अब वो लोग जब सेंसिटिव है और अगर आपने सीरीज़ देख ली और उसके बाद आपको उसी के विचार चल रहे हैं, अगर सीरीज़ में किसी का मर्डर हो और आपको भी दुख फील हो रहा है, अगर किसी के साथ बुरा हुआ और आप हैवी फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप सेंसिटिव कैटेगरी को हो। तो देन यू हैव टू अवॉइड हो सके उतना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने बड़े बड़े मर्डर देख लिया या इसको देख लिया, ठीक है, आधे घंटे में उनका मूड शिफ्ट हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये देखा है 2-4 दिन तक उसका चलता रहेगा। अब जैसे कोई, मैंने कई बार ऐसी लेडीज़ को देखा है, लड़कियों को देखा है कि वो रेप के ऊपर कभी फिल्म देख लेती है। मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर अगर आप देख रहे हो और आपको इतना असर पड़ जाता है, दिमाग आपका मतलब 3-4 दिन आप ऐसे ही दुखी रहोगे, आपके साथ कुछ भी दुख की घटना नहीं घटी, पर किसी के दुख में आप इतना दुखी हो जाते हैं, दैट इज़ वेरी गुड, आपकी सेंसिटिविटी हाई है, पर वो आपको डैमेज कर रही है। तो ऐसे चीज़ों को फिर हो सके उतना अवॉइड करो, क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि किसके साथ रेप हुआ, वो एक कंटेंट होता है। जब उसकी सीरीज़ देखते हो वो बहुत पेनफुल होती है, तो आप उसकी पेन की गहराई में चले जाते हो। तो सिंपैथी होनी चाहिए, बट अगर वही चीज़ हमारी ज़िंदगी को नेगेटिव बना रही है, देन यू हैव टू अवॉइड इट। तो मैं उनको खास कहूँगी कि जिसको असर हो रही है वो मेहरबानी करके ना देखे या कम देखे। जैसे मैं अपनी ही बात करूँ, मुझे हॉरर फिल्म बहुत अच्छी लगती थी और हॉरर फिल्म में जो थ्रिल आता था, तो आई वॉज लाइक अ फैन ऑफ हॉरर फिल्म्स। बट जब मैं इस इंडस्ट्री में आई, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज के बारे में जब पढ़ा, जाना, देन मुझे लगा कि जिस गांव जाना नहीं उसका नाम लेना क्यों। हमारे गुजराती में कहावत है, जे गाम जाऊँ नहीं एनु नाम लेऊ नहीं। दैट मीन्स जिस गाँव को आपको विजिट नहीं करना चाहते ना, उसके बारे में सोचो नहीं, उसका नाम मत लो। तो लाइकवाइज आई डोंट वांट नेगेटिव एनर्जीज इन माय लाइफ, देन व्हाई आई हैव टू वॉच, लाइक मैं क्यों उसको ज़्यादा देखूँ। तो मैंने काफ़ी इस हद तक मैंने अपना हॉरर फिल्म का शौक कंट्रोल कर दिया। अब मैं नहीं देखती, क्योंकि हॉरर फिल्म में हमेशा कोई बहुत सैड स्टोरी होती है और उसके बाद ही वो भूत बनता है या उसका ये सब रूप देखने को मिलता है। तो मैंने उसको, क्योंकि वो मुझे लगा कि मुझे असर कर रहा है, तो मैंने उसको कम कर दिया। तो दैट इज़ द थिंग। एंड अगर फिर भी आपको देखना ही है सिंपल, तो एटलीस्ट ये तो कर सकते हो ना कि सोने के 2-3 घंटे पहले बंद कर दो। राइट, सोने से पहले अगर आप देखना चाहते हो, हंसी मजाक का सब कुछ देखो, कॉमेडी देखो, कुछ प्यार भरी बातें देखो, कुछ अच्छे गाने देखो, ये सब देख सकते हो, पर नॉट लाइक मर्डर हो गया, रेप हो गया, वो माइंड में फिर पूरी रात आपके दिमाग में चलेगा। परफेक्ट। इसी में एक चीज़ और मैं जानना चाह रही थी कि आपने कहा कि कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब सेंसिटिव होते हैं, कई लोग एम्पैथ्स भी होते हैं, वो दूसरों का जो दुख होता है या जो दूसरों की बातें होती है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर जाते हैं। अब ऐसे लोग क्या होते हैं कि अपनी लाइफ में तो कोई स्ट्रेस नहीं है, अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन वो दूसरों के इमोशंस के साथ इतने अटैच हो जाते हैं कि वो उसको एब्जॉर्ब कर करके दुखी रहना शुरू हो जाते हैं। तो वो लोग क्या करें? आपको पता है, कई बार डॉक्टर्स होते हैं जो हार्ट सर्जरी कर सकते हैं या बॉडी की पूरी सर्जरी कर सकते हैं, बॉडी को काट फूट के मस्त मतलब सर्जरी करके उस इंसान को खड़ा कर सकते हैं। पर बहुत सारे डॉक्टर्स को पूछना कि अगर वही सर्जरी तुम्हारे अपने बेटे की करनी हो तो कहते हैं उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो दैट मीन्स कुछ जैसे कहा ना कि कुछ लोगों की वो पर्सनालिटी होती है और कुछ लोगों में चलो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड सेट तो ठीक है, बट जब आप अपने आप को देख लेते हो कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और मुझे उसकी असर होती है, तो एक ही लॉ काम करेगा, आप उस
क्षेत्रों में मैनिफेस्टेशन जल्दी करोगे। तो जहाँ आपकी इमोशन अटैच होती है ना, वो आपके जीवन में घटना शुरू हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, उसके ऊपर एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। मेरे एक फ्रेंड के मम्मी, हमारे अहमदाबाद में कुछ सालों पहले एक पूरी गैंग बनी थी जो चेन स्नैचर की गैंग थी, और वो बहुत किस्सा चला, बाद में सब पकड़े गए और बंद हो गया। बट कुछ एक ऐसा समय था 6-8 महीने का, जहाँ पे अहमदाबाद में हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको हर रोज़ पढ़ने को मिलता है चेन स्नैच हो गया, चेन स्नैच हो गया। तो वो आंटी, जब भी मैं उसके घर पे जाऊँ, उनको इतना शौक था इस बात का, मतलब आई डोंट नो शौक, बट हमेशा उसी की बात करते, अरे हिमानी तुझे पता है आज तो यहाँ पे वो आंटी चल रहे थे और गले में से चेन ले ले, अरे ये मंदिर गए हुए थे वहाँ से चेन स्नैच हो गई। अरे जब भी देखो चेन स्नैच की बात, चेन स्नैच के ही न्यूज़, चेन स्नैच के ही डिस्कशन। और एक दिन मैं गई उनके घर पे, मुंह लटका के बैठे थे। मैं, आंटी क्या हो गया? बोले मेरी भी चेन स्नैच हो गई है। तो मुझे लिटरली, मैं उनको किस मुंह से कहूँ, क्योंकि अगर मैं उस वक्त कहती तो मैं बहुत रूड लगती, पर मुझे उनको कहना था कि आंटी ये है ना, आपने ही मैनिफेस्ट किया है, आपने ही वो चोर को ना अट्रैक्ट करवाया अपने जीवन में, क्योंकि आप पिछले 6 महीनों से बस उसी के बारे में सोच रहे हो। और वो इतना डर भी, हर रोज डर के जा रही है, मेरी चेन ना खींच जाए, मेरी चेन ना खींच जाए। अब इतना ध्यान रखा फिर भी खींच गई, क्योंकि आप डरते भी हो तो भी आप अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि माइंड ना नहीं समझता। आप जिस पे फोकस करते हो, जो ऑरा में आप रहते हो, जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन होगा, वही आपके जीवन में अट्रैक्ट होके आएगा। तो मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में अपने आसपास हैप्पी ऑरा, हैप्पी वाइब्रेशन, हैप्पी एनर्जी में ही रहे, क्योंकि वही आपको जीवन में भविष्य में पाना है। तो दैट शुड बी द क्लैरिटी जो हर एक इंसान में होनी चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को कोशिश करें कि उस चीज़ से डिस्टेंस रखें। या बिल्कुल। तो हम वो हैबिट्स की बात कर रहे थे, जिसमें आपने एक तो सुबह का बोला कि सुबह उठते ही ऐसा कुछ काम करना है जो कि आपको आपके डे का एक मूड सेट करे। दूसरा आपने कहा कि रात को सोने से पहले हमें कुछ अच्छा ही देखकर सोना है। आप लोगों को पूछना, जो लोग बहुत हैवी सीरीज देखते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल दिल्ली क्राइम्स, आई थिंक दिल्ली क्राइम ऐसा कोई सीरीज आया था फॉर एग्जांपल, तो जो दिल्ली में जो रेप केस हुआ था उसी के ऊपर ये सीरीज था। आई टेल यू मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने वो सीरीज देखा, बहुत अच्छे से सीरीज बनाया है, अच्छा है कि लोगों को भी पता चला कि कितनी हद तक ये चीज़ हुई थी। बट वो देखने के बाद आई टेल यू, मैंने वो रात को देखा था, और उसके बाद से मैंने डिसीजन लिया कि मैं अभी कभी देखना भी होगा तो दिन में देखूंगी, रात को नहीं देखूंगी। मैं देख के सोई, मुझे पूरी रात उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड सपने आ रहे हैं, और मुझे 3-4 दिन अपने अंदर इतनी हैवीनेस फील हो रही है। मतलब मूड ऐसे ही नहीं है, अच्छा भी नहीं लग रहा। मेरी जिंदगी में तो कुछ बुरा नहीं हुआ, पर मैं उस पेन से इतना जुड़ गई, इतना मैं दुखी हो गई कि मैंने अपने लाइफ में वो मतलब हैवी एनर्जी फील करना शुरू किया। एट द टाइम आई केम टू नो के मतलब हिमानी तो बहुत सेंसिटिव है ऐसे मैटर को लेके, तो उसको एक ही लेवल पे, ज्ञान के लेवल पे ही लेना है, फीलिंग के लेवल पे नहीं लेना है, क्योंकि वो हमें पाना नहीं है, तो वो हम उसकी बात करें क्यों। तो एट द टाइम मैंने भी उसको स्टॉप कर दिया। तो आज मैं बहुत कम देखती हूँ, और अगर देखूँ तो भी मैं मेक श्योर करती हूँ कि सोने से बीच में अगर मैंने देखा है ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ, कुछ हंसी मजाक का कॉमेडी, वो विद कपिल देख लिया या ऐसा कुछ देख लिया, जिससे वो डेटा डिलीट हो जाए। वो हैवीनेस लेके नहीं सोना है। हम भी यही करते हैं, हम भी कॉमेडी विद कपिल, जो कपिल शर्मा शो है वो चला देते हैं कि कुछ जो भी है वो डिलीट हो जाए। जिस दिन वैसे भी लगे कि कुछ और समझ नहीं आ रहा, तो फिर वही रिपीट एपिसोड करो। हाँ, यस। और हैबिट्स आप बता रहे थे। हाँ। एक सुबह की, एक रात की, और तो एक सुबह की आपकी आदत हो गई, एक रात की आपकी आदत हो गई, और एक आदत जो मैं हमेशा लोगों को सिखाती हूँ, मेरे वर्कशॉप पे जब भी आते हैं तो हम लोग पकड़ पकड़ के ट्रेन करते हैं इनमें, एंड दैट हैबिट इज 24 घंटे बिना वजह अपने प्यारे से मुखड़े पे एक प्यारी सी स्माइल बना के रखो। हम ना मुस्कुराना भूल गए। सच में हमारी लाइफ में क्या हो गया, भगवान ने इतनी प्यारी सी स्माइल दे दी, और आपको पता नहीं स्माइल का कितना बड़ा जादू है, स्माइल कितनी इंपॉर्टेंट है, स्माइल कितने मिरेकल्स कर सकती है। स्माइल से आपकी ऑरा चेंज हो जाती है, स्माइल से आप सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हो पॉजिटिव वे में, सामने वाले के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ सकते हो। और इतनी प्यारी स्माइल हम करना ही भूल गए, और फिर हम कहते हैं जिंदगी में कंप्लेन करते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि पहले तेरा चेहरा तो देख, तो दुखी होने का पूरा मतलब नक्शा अपने चेहरे पे बना के बैठा है। तेरे जीवन में ये खुशियाँ आना भी चाहती हो कि नहीं आ पाएगी। लाइफ में ना थोड़ा हंसना शुरू करो। अभी मैंने एक न्यूज़ देखा था, जापान में जो कोविड टाइम चला तो लोग मास्क पहन के घूमते थे, इतने सीरियस रहने लगे लोग, तो स्माइल करना ही भूल गए। तो जापान में क्लासेस शुरू हुए जिसका नाम है स्माइल कोचिंग क्लास। वो लिटरली ये ट्रेनिंग लेने जाते हैं कि हम वापस स्माइल कैसे करना शुरू करें। सो आई फील कि यार इतनी अच्छी चीज़ है जिससे आप सच में महसूस करना कि एक दिन आप प्रयोग करके देख सकते हो। ये ट्राई करो एक्सपेरिमेंट कि एक दिन मैं सारा काम करूँगा सुबह उठ के रात तक, पर मेरा चेहरा सीरियस ही बना रहेगा, और फिर उस दिन आप देखना आपके विचारों की क्वालिटी कैसी है। और एक दिन ऐसा एक्सपीरियंस करो कि मैं पूरा दिन हर काम मुस्कुरा के साथ करूँगा, मतलब एक मुस्कान होगी चेहरे पे, स्माइल होगी, और काम करो। उठो, ब्रश करो,
स्माइल के साथ, अपने आप को देखो स्माइल के साथ, ना हो स्माइल के साथ, जस्ट आर्टिफिशियली। ओरिजिनल नहीं आ रही कोई बात नहीं, वो मुन्ना भाई MBBS में था ना, डॉक्टर अस्थाना, जो हर चीज़ में हंसता रहता था। तो बस आप ऐसे ही आर्टिफिशियली जस्ट ट्राई करो, घर वालों को गुड मॉर्निंग विश करो, हंस के करो, ऑफिस जा रहे हो हंस के, आप रोड पे जा रहे हो एक दूसरे को जब देखो, नज़र से नज़र मिले तो भी स्माइल करो। फिर रात को एनालिसिस करना कि जिस दिन स्माइल नहीं थी वो दिन कैसा गुजरा, जिस दिन स्माइल रखी वो दिन कैसा गुजरा। आपको गारंटी देती हूँ वो दिन आपका बेहतरीन होगा जिस दिन आपने मुस्कुराहट अपने चेहरे पे रखी थी। तो मैं हमेशा कहती हूँ ये स्माइल एक ऐसा कर्व है जो लाइफ को ना आगे बढ़ाने में, ग्रो करने में, स्ट्रेट करने में मदद करता है। पर हमारी लाइफ बिखरी हुई है, अगर उसको अच्छी लाइन पे लाना है तो ये कर्व अपने जीवन में अपना लो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट फॉर हैप्पीनेस। बिल्कुल सही बात है। और इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगी, मैंने कहीं पर ये सुना था, पढ़ा था, पता नहीं, कि आप कभी जा रहे हो ना, किसी का चेहरा ऐसा देखो ना बहुत ही दुखी लग रहा है, उसको देखकर ज़रूर स्माइल पास कर देनी चाहिए। तो कहते हैं वो थोड़ी देर के लिए ना ये भूल जाएगा कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, और ये सोचेगा कि ये कौन पागल है जो मुझे देखकर हंसता हुआ जा रहा है। लोग कहते हैं ना कि कोरोना वायरस बहुत जल्दी फैलता था। मैं कहती थी उससे भी अच्छा एक पॉजिटिव वायरस बहुत जल्दी फैलता है, वो है स्माइल का वायरस। क्योंकि वायरस तो नहीं कहना चाहिए, बट फिर भी अगर एक वे में, क्योंकि वायरस हम समझते हैं कि वो फटाफट फैल जाता है, तो मैं कहती हूँ स्माइल भी एक ऐसा ही वायरस है जो फटाफट फैल जाता है। पर कोरोना जहाँ फैलता है वहाँ बर्बादी करता है, स्माइल जहाँ फैलता है वहीं पे लोगों की लाइफ को बदल के रख देता है। तो ये बहुत सही है, क्योंकि आप ट्राई करना, कोई भी इंसान के चेहरे पे स्माइल नहीं है और आप 1 मिनट के लिए अगर उसको देखते रहोगे और स्माइल करते रहोगे, धीरे से वो नेचुरली उसकी स्माइल आ ही जाएगी। और जिसके चेहरे पे ये कर्व बन गया ना, उसका दिमाग है ना वहीं पे सही होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं ना, तो सबसे पहला जो गायब होता है ना वो हमारी स्माइल होती है। और जब हमारा माइंड ठीक हो जाता है, हमें कुछ अच्छा फील होता है, सबसे पहला जो आता है वो हमारी स्माइल होती है। जब आप देखना अपना कोई भी फेवरेट पर्सन है, आपका बेस्ट फ्रेंड हो या वो फेवरेट इंसान हो जिसको आप मिलते हैं, आप देखना पहली नज़र पड़ते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। और जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ भी सैड चीज़ होती है, पहली जो भागेगी वो मुस्कुराहट है। तो मुस्कुराहट का आपके हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ या हैप्पीनेस ओवरऑल लाइफ के साथ बहुत कनेक्शन है। तो स्माइल करना शुरू करो। बहुत खूबसूरत बात है कि हाँ, स्माइल करना शुरू करना चाहिए। अब सब स्माइल ही कर रहे होगे, मुझे पता है, देखते देखते। स्माइल कमेंट सेक्शन में करके मुझे बता दो कि की है स्माइल। एक ना मैं बात ये भी करना चाहूँगी कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, हैप्पीनेस की, तो पीछे ना बहुत ज़ोर शोर से स्टडी आ रही थी कि भारतीय महिलाएं सबसे ज़्यादा दुखी हैं। तो दिखती तो मोस्टली सब खुशी हैं, स्माइल करती हुई। आप सेल्फीज देखो इंस्टा पे और रील्स भी सब बना रही है। क्या आपको क्या रीज़न लगता है कि जो इंडियन वीमेन कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, क्या रीज़न हो सकता है? इंडियन वुमेन के ऊपर तो मुझे ऐसा लगता है कि घंटों भर बातें कर दी जानी चाहिए, बातें खत्म नहीं होती। बहुत बड़ा अपने आप में एक टॉपिक है। सबसे पहला ना इंडिया में वुमेन के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि हमें ना जितना जेंट्स से खतरा नहीं है ना, उतना ज़्यादा खतरा लेडीज से ही है। क्योंकि स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन है। मैंने ये चीज़ नोटिस करी, मैंने बहुत सारी जगहों पे ऑब्जर्व किया कि जहाँ लेडीज़ को कोई ना कोई प्रॉब्लम आया तो सिर्फ और सिर्फ के जेंट्स ही थे उसके अंदर फॉलोअप में, नहीं, उसमें फीमेल का भी इक्वल रोल था। एक सिंपल एग्जांपल समझाती हूँ कि जब एक सास होती है, मतलब उसको मैंने काउंसलिंग में ये पूछा कि उसकी बहू के साथ उसके रिश्ते बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो मैं उसको पूछती हूँ कि आप ऐसा बर्ताव क्यों करते ये वो, तो बोले मेरी सास भी मेरे साथ यही किया करती थी। तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती थी तो क्यों ना मैं अपना बदलाव बदल दूँ, पर हम ये सोचेंगे ऐसा उसने ऐसा किया तो मैं भी तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही करूँगी ना। तो तभी पता चल जाता है कि कहाँ कौन किसको बीच में आ रहा है, राइट। तो इंडियन वुमेन के लिए जो अनहैप्पी है ना, उसके में ये बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से रीजन नंबर 1 गॉसिप। इंडियन वुमेन आर फाउंड ऑफ गॉसिप। वो लोग मतलब गॉसिप इतनी ज़्यादा करते हैं, इतना पसंद करते हैं। मैंने गॉसिप पे पूरे यूट्यूब पे वीडियो बनाया कि गॉसिप इतना खतरनाक चीज़ है, लोगों को पता नहीं है। एक्चुअली शास्त्रों में और वेदों में ऐसा कहा गया है कि जितना पाप हमें कोई गलत काम करने से लगता है, हम मतलब दूसरे को नुकसान पहुंचाने से लगता है, हमें लगता है कि गॉसिप में हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर मैंने एक चीज़ को चाटा मार दिया तो मैंने उसका बिगाड़ लिया कुछ, बट मैं अगर मन में उसके पीछे नेगेटिव सोच रही हूँ, मैं किसी को बता रही हूँ, दैट मीन्स मैंने कोई गलत काम नहीं किया। नहीं, तुमने जितना चाटा मार के पाप किया ना, उतना ही पाप तुम्हारे गॉसिप की वजह से भी तुमको लगता है। गॉसिप के ऊपर शास्त्रों में लिखा है, निंदा किसी देव की, निंदा किसी इंसान की, निंदा किसी
किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, ये लिखा हुआ है और हम ये जानते ही नहीं। आप देखना मैक्सिमम अगर बहू है तो अपनी मम्मी को फ़ोन करेगी तो पहले ही मम्मी सासू माँ ने ये किया, सासू माँ ने वो किया, अंदर ही अंदर मेरी ननंद ऐसी है वैसी, इधर का डेटा इधर, फिर मम्मी अपना डेटा इधर, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रही कि शेयर नहीं करना चाहिए, पर वो शेयर सॉल्यूशन बेस पे, मतलब सॉल्यूशन के एस्पेक्ट से होना चाहिए, ना कि गॉसिप के एस्पेक्ट से। अंदर अंदर आप सोसाइटी में भी देखोगे, किटी पार्टी में भी आप देखोगे, एंड गॉसिप के ऊपर तो हमारे यहाँ पे शोज भी बनते हैं, सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये मुझे लगता है कि अगर फीमेल को ग्रोथ करना है तो अपनी ज़िंदगी में सच में ना गॉसिप कल्चर में से बाहर आना चाहिए, क्योंकि गॉसिप ना आपको दुखी भी बनाती है, क्योंकि आपको नहीं पता आपके ही कर्म बिगड़ जाते हैं। सो एक चीज़ है कि फीमेल एक दूसरे को समझना शुरू करे। जैसे मैंने आपको कहा कि एक सास अपनी बहू के साथ ऐसा बिहेव करे कि मेरी सास ने अगर मेरे साथ ऐसा किया होता तो मैं क्या फील करती, तो मैं क्यों ना अपनी बहू के साथ बिहेवियर चेंज करूँ। तो इस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे। एक दूसरा चीज़ जो मैंने कहा गॉसिप बंद करे। तीसरा चीज़ कहा नेगेटिव सीरियल्स देखना बंद करें। सीरियल्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एंड सीरियल्स तो मैंने देखा चलती ही रहती, चलती रहती, और इतने सारे ये सब देख के हम लोग सीखते हैं कि अच्छा ऐसा षड्यंत्र घर में होता है। तो ये थॉट्स भी हमारे अंदर आता है। कोई हमारे पीछे षड्यंत्र नहीं करता, बट आप ऐसे षड्यंत्र रिलेटेड कंटेंट देखते हो ना तो आपको भी यही लगा ये मेरे लिए ऐसा ही सोचती है। तो ये भी बहुत सारे रोल्स हो गए। और एक जो आप भी बात करते हो मैं भी बात करती हूँ, मी टाइम बहुत ज़रूरी है। हमारी इंडियन वुमेन है ना, इट्स लाइक टोटली डेडिकेटेड टू द फैमिली, टू द हाउस, टू द लाइक ऑल द हाउस होल्ड वर्क। मतलब उसकी सुबह होती है तब से लेके वो सास ससुर को क्या चाहिए, हस्बैंड को क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, घर में क्या चाहिए, काम वाला। कई बार मैंने हाउसवाइफ के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। बहुत कम लोग होते हैं जो हाउसवाइफ पे बात करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि हाउसवाइफ को तो सैल्यूट है, वो जो करती है। ऐसा कहा जाता है, ये सर्वे है, कि जो एक हाउसवाइफ अपने घर परिवार के लिए कर देती है, और वो भी कोई बिना चार्ज लिए, बिना कोई मतलब कोई बोलते हैं ना वो इंटेंशन भी नहीं होता कि मुझे कुछ मिलेगा, और वो जो करती है, अगर वो एक एक सर्विस का चार्ज करने लगे ना, तो इंडिया में तो क्या दुनिया में भी कोई ऐसा परिवार नहीं जो एक हाउसवाइफ को अफोर्ड कर सके। तो बहुत ज़्यादा करती है, पर उसके बीच में वो एक इंसान का सब कुछ करना भूल जाती है, और वो होता है वो खुद। वो एक ही इंसान को निगलेक्ट करती है, और वो है अपनी खुद की सेल्फ। तो इंडियन वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हाँ, आपका परिवार है ओके, आपका घर है ओके, आपकी ड्यूटीज़ है ओके, बट वेयर इज़ योर ओन सेल्फ, वेयर आर यू? आप कहाँ हो, आपकी सेल्फ कहाँ है, उसके लिए आपने क्या किया। दिन में ऐसा कौन सा आवर, एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई भी हाउसवाइफ इतनी भी बिजी हो कि वो अपने लिए 1 घंटा ना निकाल सके, राइट। तो मेरे एग्जाम्पल में दे सकती हूँ कि जैसे मेरी मम्मी को योगा बहुत पसंद है, और वो एवरीडे 11 to 12 योगा करने जाती है। 11 to 12 का टाइम ऐसा होता है कि हमारे घर पे मैक्सिमम इस्त्री वाला भैया आ गया, सब्जी वाली लेडी आ गई, ये आ गया। तो हम लोग कई बार कहते हैं मम्मी तू यार क्या ये टाइम पे मतलब जली जाती है, तू घर पे रहे तो अच्छा हो जाएगा, ये हो जाए। मम्मी बोलती है नहीं, ये मेरा टाइम सेट हो गया है, मुझे योगा में बहुत मज़ा आता है, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं अपना टाइम नहीं बदलूंगी, मैं योगा बंद नहीं करूँगी, मैं इस शेड्यूल को चेंज नहीं करूँगी। तो मैंने सोचा कि मम्मी इतना ज़्यादा इसको क्यों मतलब स्ट्रिक्टली अड़ी हुई है। फिर मैंने उसको पूछा कि तुझे इतना तो मज़ा क्या आता है। तो बोले 1 घंटा वो जो होता है ना, जब मैं जाती हूँ पहला तो मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती हूँ, और वहाँ जब मैं 1 घंटा होती है ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए जी रही हूँ। बाकी के 2400 घंटे में मतलब मुझे 23 घंटे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरा परिवार, मेरा घर, उसी के लिए जी रही हूँ, पर वो 1 घंटा वो मेरे लिए होता है। तो अब मुझे उसको रूटीन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। देन एट द टाइम आई रियलाइज़ कि उसको वहाँ से हैप्पीनेस मिलती है। तो अगर वैसा टाइम हम लोग हर रोज़ अगर फीमेल ये प्लान करे कि मेरे दिन में भी 1-2 घंटे सिर्फ मेरे लिए निकलने चाहिए, तो वो मी टाइम भी आपकी हैप्पीनेस को बढ़ा सकता है। यस, बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि वाकई में खुद को भूल जाती हैं। और ये जो आपने बात बोली ना कि हाँ, कि कुछ टाइम ऐसा हो जो बिल्कुल साइड रख दिया कि ये मेरा अपने लिए, ताकि अपनी याद भी आए और अपना भी पता चले कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या क्या करना है। साथ ही आप एक बार बात कर रहे थे कि आपने बात करी थी अपने एक वीडियो में ही कि आप सोलो ट्रेवल करते हो और बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि हमारे जो इंडिया में जो फीमेल्स हैं, सोलो ट्रैवल तो बहुत दूर की बात है, वो शॉप तक भी अकेली नहीं जा रही होती हैं। कि इवन मैंने देखा है कि स्कूल्स में भी जब हम वॉशरूम तक भी जाना होता था तो कोई साथ चले तो जाएंगे। तो ये अकेले रहने से जो डर है, जो डिपेंडेंसी बचपन से ही रहती है फीमेल्स के पास कि कोई ना कोई साथ ज़रूर होना चाहिए, उससे ऊपर कैसे उठें? मुझे ना हमेशा ऐसा लगता है कि हम इंसान ना इतने सक्षम हैं कि हमें, और हम अगर सक्षम ना हो तो हमें उसके ऊपर सच में काम करना चाहिए कि दुनिया में हमारे साथ कोई हो तो अच्छा, कोई ना हो
तो भी बहुत अच्छा। यानी कोई हमारे साथ खड़ा है तो बहुत अच्छा है, वी वेलकम देम विथ ओपन आर्म्स, विथ ओपन हार्ट। बट अगर कोई नहीं खड़ा है ना, तो भी हम अपने लिए इतने इनफ होने चाहिए कि कोई ना हो, इससे हमारी जर्नी ना रुक जाए। एंड इसीलिए मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में ना सोलो ट्रैवल करती हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमेशा हमें कंपनी चाहिए। कोई फैमिली हो, कोई फ्रेंड्स हो, कोई कलीग हो, पर ये अकेले कैसे घूमने जाना। और यही कंसेप्ट सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है, और मैं उसी को सबसे ज़्यादा चैलेंज करती हूँ कि इसी में सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन फील करो कि तुम अपने आप के साथ जाओ। मेरे साथ ये मेरे अपने आप को ट्रेन करने के लिए जाती हूँ कि मुझे दुनिया मेरे साथ हो तो भी मैं खुश हूँ, पर मैं अगर अकेली हूँ ना तो भी हिमानी तुझे दुनिया की ज़रूरत नहीं, तो उसमें भी बहुत खुश है। ये मेरी ट्रेनिंग है, मैं अपने आप को प्रैक्टिस करवा के ऐसी बनाना चाहती हूँ, और आज मैं काफ़ी हद तक ऐसी बन गई हूँ। मैं महीना महीना सोलो ट्रिप जाती हूँ, और एक महीना जब मैं सोलो ट्रिप जाती हूँ ना, कंप्लीटली मी टाइम। पहला ही जाने के बाद मेरी जर्नी जैसे शुरू होती है, पहला काम होता है मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो टॉकिंग विथ माई घर परिवार, मम्मी पापा भाई बहन हस्बैंड, किसी से भी बात नहीं। मेरे ऑफिस वाले मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकते, कितना काम पेंडिंग होता है, पर मैंने बोल दिया मेरी सोलो ट्रिप शुरू हो रही है, बस खत्म, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि दैट इज़ मी टाइम, मेरा समय है वो। तो वो जो जब मैं करती हूँ, उससे मैंने देखा है ज़िंदगी में इतना डेयर आता है, इतना कॉन्फिडेंस आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आती है। और मुझे भी समझ में आता है कि मैं लड़की हूँ या लड़कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मेरे में भी है। कहीं रास्ते में हाईवे पे मेरी गाड़ी बंद हो गई तो उसका सॉल्यूशन कैसे लाना वो आज मुझे आता है। कभी रात को मैं कहीं फंस गई हूँ तो वो सॉल्यूशन लाना मुझे आता है। मुझे ट्रैवलिंग में जितना, हाँ ऑफकोर्स ये नहीं कहती कि अनसेफ जगह पे अनसेफली आप ट्रैवल करो, बट कभी भी आपके जीवन में चैलेंज आती है ना, तो आप डरते नहीं हो। और उसने मुझे ज़िंदगी में बहुत कॉन्फिडेंस दे दिया है। तो मैं तो सोलो ट्रैवल पे कभी 10 दिन चले जाती हूँ, कभी 1 महीना तक चली जाती हूँ, और पूरा इंजॉय करती हूँ उस ट्रिप को। कुछ लोग कहते हैं कि हिमानी अकेले जाती है, अकेले क्या मज़ा आएगा। तो मैं बोला भाई तुम अगर अपने आप के साथ इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, और कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि हिमानी अकेले अकेले तो हम बोर नहीं हो जाते। तो बोला भाई तू खुद के साथ ही अगर बोर हो जाता है तो तेरे साथ जो जी रहे उसका तो हाल सोच क्या होता होगा। सो मेक योर सेल्फ सो इंटरेस्टिंग कि दुनिया में कोई आपके साथ ना हो तो भी आपके साथ खुद के साथ इतना मज़ा आ जाए। तो दैट इज़ अबाउट सेल्फ लव, इट इज़ अबाउट लाइक डिस्कवरिंग योर ओन सेल्फ। और उसमें ही हमें अपनी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, अपनी गलतियाँ भी समझ में आती है, अपने स्ट्रेंथ भी समझ में आती है। तो ये मेरा आदत है। और पिछले 15 सालों से मैंने देखा इंडिया में तो ये कल्चर इतना फेमस नहीं है, पर यूरोपियन लोग, ऑस्ट्रेलियन लोग, मैंने देखा है कि उनमें ये कल्चर है। तो एज अ फीमेल तो मैं मस्ट कहूँगी कि हर एक लेडी को ना लाइफ में एक बार तो ये एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। 2 दिन कर लो, 3 दिन कर लो, अरे कोई एक रिजॉर्ट बुक करके बस उसी जगह पे जाके वापस आ जाओ, अकेले जाओ और अपने आप के साथ। मैं अकेले डिनर पे जाती हूँ, अकेले मूवी डेट पे जाती हूँ, सेल्फ के साथ। सो मेरे परिवार वाले मेरे साथ हैं, मैं बहुत खुश हूँ, पर कोई नहीं है तो भी मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मतलब अपनी खुशी खुद में ढूंढनी शुरू कर देनी है। तो वही चाहे वो फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो, एक बार उनको जरूरी एक्सपीरियंस करना चाहिए कि हाँ अपने साथ कहीं बोर तो नहीं हो रहे। अगर अपने साथ बोर हो रहे हो मतलब उस चीज पे काम करने की जरूरत है कि बाकी भी फिर सब बोर ही हो रहे होंगे। अब हम बात करें ना अगर कि बाकी सब आपके साथ कैसा फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि किसी के भी हैप्पीनेस क्वेश्चन पे इस चीज का बहुत डिपेंड करता है कि उनका पार्टनर के साथ रिलेशन कैसा है। अगर आज के टाइम में देखा जाए, पहले कहते थे कि इंडिया में डिवोर्स रेट जो है वो बहुत कम है, हालांकि इसका मतलब ये नहीं होता कि रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुली रहे और प्यार भी था आपस में। अब वो डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो अवेयरनेस आ रही है कि कैसा पार्टनर होना चाहिए, रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, उसकी वजह से हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है कि उसकी वजह से कम हो जाएगा? सबसे पहले तो ना इंडिया में एक चीज़ का चेंज लाना पड़ेगा हमें, एंड दैट इज़ बच्चा अगर 20, 22, 25 का हो गया, मम्मी पापा जो पीछे पड़ जाता है, शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। सिर्फ एक टैग नहीं लगाना है कि तुम शादीशुदा हो। अब हाँ मम्मी पापा भी निश्चिंत और हम भी निश्चिंत की शादी हो गई। अरे काम निपटाने के लिए लोग शादी करते हैं। एग्जैक्टली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से गए। अब सोचिए आपको पूरी जिंदगी किसी के साथ बितानी है, यू आर शेयरिंग योर होल लाइफ विथ समवन, दैट्स व्हाई वी कॉल देम लाइफ पार्टनर। तो मेरी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंस अगर है तो उतना ही उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये होना चाहिए कि सही लाइफ पार्टनर मिले। और हम लोग इतने तेज़ी से भाग रहे, फटाफट सारे को सेट हो जाना है, बस सेट हो गया काम निपट गया ना, हम निश्चिंत हो गए। अरे यार तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर नेगेटिव लाइफ पार्टनर आ गया तुम्हारे साथ। तो इससे अच्छा सबसे पहला काम तो ये करो कि शादी सिर्फ उम्र, समाज, दुनिया इसके लिए नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा अंदर से मन है,
तुम्हें करनी है शादी, तुम मेंटली रेडी हो। अगर तुम नहीं रेडी हो, कई कई घरों में मैंने देखा यंग्स, मुझे मतलब लोगों को ये पसंद भी नहीं आएगा, मम्मी पापा तो डांटेंगे कि हमारी क्या सिखा रही है बच्चों को बट मैं ये चाहूंगी कि अगर तुम्हारा बच्चा खुद मेंटली आज रेडी नहीं है और तुम उसको शादी के बंधन में बांध दोगे, वो खुद तो अनहैप्पी है, वो सामने वाले पार्टनर को भी हैप्पीनेस नहीं दे पाएगा। तो ऐसा कुछ करो कि उसकी लाइफ में वो रेडी हो जाए। कई बार बच्चे क्यों रेडी नहीं होते पता है? क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप का ही ट्यूनिंग देखा है, पूरी जिंदगी माँ बाप को झगड़ते हुए देखा है, और फिर माँ बाप कहते हैं कि यार ये तो करना ही चाहिए। बच्चे कैसे करेंगे? बच्चे पहले ही कहेंगे कि आप लोगों को मैंने देख लिया है। तो पेरेंट्स को ये अपना अपना रोल मॉडल, मतलब बच्चे रोल मॉडल बना सके ऐसा रिलेशनशिप सेट करना चाहिए। अगर आप सच में आपको लगता है कि मेरे बच्चे सेटल हो जाए, तो पहले आप दोनों इतना ट्यूनिंग दिखाओ, इतनी एक दूसरे में खुशी, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस दिखाओ कि बच्चे को भी क्रेव करे कि यार मम्मी के पास पापा है, मेरे पास भी कोई होना चाहिए, या पापा के पास मम्मी है तो मेरे पास भी ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके साथ मैं इंजॉय कर सकूँ। तो पहले तो पेरेंट्स ना ये एग्जाम्पल सेट करें। तुम खुद पूरा दिन झगड़ रहे हो और बच्चे को भी कह रहे हो कि अब तुम शादी कर लो, वो नहीं मानेगा। दैट इज द अल्टरनेट सॉल्यूशन। मैं इसलिए मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, पर वो सॉल्यूशन लाना चाहिए। सेकेंड थिंग, शादी जब करनी है बहुत सोच विचार के कि सही लाइफ पार्टनर मिले। और जैसे ही मुझे कोई मिला और फटाक करके मैंने शादी कर ली, नहीं, एटलीस्ट 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल डेट करो एक दूसरे को। बहुत अच्छी बात है, आप एक दूसरे को, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। आप वो डियर जिंदगी में बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि आप जब कुर्सी लेने जाते हैं अपने घर में, राइट, तो भी आप कितना चेक करते हैं कि कुर्सी कंफर्टेबल है कि नहीं, उसको ट्राई करते हैं, और फिर आपको लगता है कि बराबर नहीं, तो फिर क्योंकि मुझे उसमें बैठना है तो मेरा कंफर्ट जोन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तुम एक चेयर लेने जाते हो, तुम इतना रिसर्च करते हो, तो जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसके ऊपर तो कितना रिसर्च होना चाहिए, और वो समय ही आपको बता सकता है। 2-3 साल में अब मैं मानती हूँ कि एक इंसान का असली नेचर हमें सही में मोस्टली केसेस में समझ में आ सकते हैं। तो एटलीस्ट हर एक पेरेंट्स को वो बच्चे को भी फ्रीडम देनी चाहिए कि भाई तू शादी और तेरे जो सगाई का पीरियड हो या जानने, एक दूसरे को जानने का पीरियड हो, उतना टाइम रखो, एक दूसरे को जानो। क्या तुम्हारे थॉट्स मैच कर रहे हैं? क्या तुम्हारी एनर्जी वाइब्रेशंस मैच कर रहे हैं? क्या तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग मैच कर रही है? अगर ट्यूनिंग है तो फिर खत्म है बात। ट्यूनिंग आ गया, देखो ट्यूनिंग होता है ना, तो फिर वहाँ पे छोटे मोटे इश्यू भी होंगे, सॉर्ट करके आगे बढ़ेंगे। बट जहाँ ट्यूनिंग ही नहीं है, एक दूसरे को देख के ऐसे ही तुम भड़क रहे हो और फिर तुम शादी कर लेते हो और 24 घंटे फिर एक दूसरे के साथ रहते हो, तो फिर वो एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है। और वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ना तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है, ना तुम्हारे पार्टनर का ग्रोथ हो रहा है, दोनों का ही बुरा हो रहा है। और फिर हम कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स, कहाँ से आएगा हैप्पीनेस इंडेक्स, राइट? सो मैं ऑफकोर्स डिवोर्स कल्चर जो है, तो उसमें दोनों एस्पेक्ट है। सबसे पहला तो डिवोर्स का टैग बहुत बड़ा लग जाता है, क्योंकि इंसान को, मैं नहीं मानती, पर ये दुनिया में मैंने देखा है कि जिसका डिवोर्स हो जाता है वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो पहले तो इतना ट्राई करो कि मैं उस इंसान से ही शादी करूँ जिससे मेरा डिवोर्स ना हो। और इसलिए मैंने कहा कि आप टाइम दो, जानो, एक दूसरे को समझो। बट इन केस अगर शादी हो ही गई और आपको असलीपन उसका नज़र में आ रहा है कि यार पहले कुछ और था, आज कुछ और है, और बहुत तकलीफ है, तो फिर उस तकलीफ को कैरी फॉरवर्ड मत करो कि डिवोर्स का टैग लग जाएगा। फिर तुम डिवोर्स ले लो, क्योंकि टॉक्सिसिटी के साथ जीने के लिए तुम इस धरती पे नहीं आए हो। पूरा दिन लड़ रहे हो, पूरा दिन झगड़ रहे हो, एक दूसरे को देख के तुम्हारे शरीर में भी वो नेगेटिव हार्मोन्स ही रिलीज हो रहे हैं, तो तुम तो 10 बीमारियों को और इन्वाइट कर रहे हो, और तुम्हारे घर में इतनी नेगेटिव एनर्जी होगी, वो और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगी। और हमारे समाज वाले सोल्यूशन क्या देते हैं पता है? अच्छा, मतमुताव नहीं है, आप दूसरे को एक दूसरे से बनती नहीं है, एक काम करो, बच्चा ले आओ, बच्चा आ जाएगा, सब सही हो जाएगा। अरे भाई, वो दोनों ऑलरेडी डिवोर्स के माइंडसेट में, तुम एक बच्चा, एक नया जीवन देने को तैयार है, और फिर उस जीव का क्या कसूर कि वो अपने माँ बाप को हमेशा झगड़ता देखे, और आगे चल के कल उठ कर अगर डिवोर्स भी हो गया तो वो बच्चे पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगी। वो तो हमेशा चाहेगा मेरे माँ पापा साथ में रहे, पर ये नहीं होगा, तो सोचो उसका क्या गलती। तो मैं मतलब इसमें होता है कि हम एक चीज़ नहीं लगा सकते कि डिवोर्स लेना ही चाहिए, डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। ये मतलब हर सिचुएशन पे बदलता रहेगा। कुछ केसेस में मेरे पास भी काउंसलिंग आते हैं ना, तो मैं ही उनको कहती हूँ मेहरबानी करके डिवोर्स मत लो, ये पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर इंप्रूव करो। और कुछ जगह पे हमारे पास लोग जब आते हैं, मैं पहले कहती हूँ भाई तुम अर्ली बेसिस पे जितना हो सके जल्दी डिवोर्स ले लो। तो ये ज़्यादा पर्सन टू पर्सन ही वेरी करेगा, बट ऑफकोर्स हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम इस धरती पे बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आए हो, और उसमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और उसमें वो सारे काम करो जिससे तुम्हें खुशी मिले। और अगर कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है तो फिर उसे आगे जाने दो। बिल्कुल सही बात है। और वाकई में धरती पे बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं, तो वो करना है जिसमें खुशी मिले। तो उसी के लिए ना आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, स्पेशली जेनजीज का कह रहे हैं कि वो लोग बीच में एक रिटायरमेंट ले लेते हैं, ब्रेक, रिटायरमेंट ब्रेक। काम करते करते बीच में 6 महीने 1 साल की ब्रेक लेते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा काम पे कहते हैं कि हम लौटेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल है? इसको फॉलो करना चाहिए?
क्योंकि हम लोगों ने तो ये देखा कि हमारी जो पहली जनरेशन हैं वो तो आधे से ज़्यादा लोग तो रिटायर होना नहीं चाहते, ज़बरदस्ती उनको जॉब से या गवर्नमेंट जो है वो रिटायर कर देती है कि अब तुम रिटायर हो जाओ। फिर रिटायर होने के बाद वो जो लाइफ हमें लगता है कि रिटायरमेंट के बाद लाइफ बहुत बढ़िया रहने वाली है, तो उसके बाद वो लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं और कुछ नहीं करते। तो जो अब ये कॉन्सेप्ट आया है कि अर्ली रिटायरमेंट लेके लाइफ को एंजॉय करो, इसमें और वो जो रिटायरमेंट है उसमें डिफरेंस क्या है और वो कैसे हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करेगा? एक चीज़ तो है, सदियाँ बदलती रहेगी, ज़माना बदलता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे और जनरेशन बदलती रहेगी, और हर बार कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। और जो नया आता है कई बार ऐसा भी होता है कि वो जनरेशन के लिए वो सही भी होता है। तो आजकल की फॉर एग्जाम्पल हमारे पापा लोगों की बात करें तो शायद इतना स्ट्रेस लेवल नहीं था, और उनके पापा की बात करें तो शायद टेंशन होगा पर इतना नहीं जो आजकल की जनरेशन फेस कर रही है, राइट। तो तब के समय में शायद वो वर्क कर रहे थे, वो सही भी था, पर आज की जनरेशन में जो स्ट्रेस लेवल है वो इतना ज़्यादा हो गया है, हमारे आसपास का वातावरण इतना ज़्यादा बदल गया है। आज आप देखो कि मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि सेल्फ कनेक्शन मिस हो रहा है, परिवार के साथ कनेक्शन मिस हो रहा है। तो शायद इसीलिए अब की जनरेशन में वो जो ब्रेक लेने का कंसेप्ट, रिटायरमेंट का कंसेप्ट, अर्ली रिटायरमेंट जैसे हम कहते हैं, ये आ रहा है। शायद हमारे आप देखो दादाजी के ज़माने के शांत ज़माना था, धीरे धीरे दुनिया चल रही थी, काफ़ी रिलैक्स थे, और आजकल के ज़माने में काम करना मतलब एक ऐसा लगता है प्रेशर कुकर में बैठ गए, राइट। तो हर घड़ी हम प्रेशर में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जेनजी जो जनरेशन है, मतलब उसको क्रिटिसाइज बहुत किया जाता है, बट हर एक जनरेशन के अपने प्लस अपने माइनस है, मिलेनियल्स हो, जेनजी हो या जेन अल्फा हो। तो ये मतलब हो सकता है कि उनके लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो कि जिसमें एटलीस्ट वो सोचने के लिए, जीवन में क्या करूँ जानने के लिए, अपने आप को तराशने के लिए समय निकालते, दैट इज़ बेस्ट। हाँ, अगर आपकी परिस्थिति कुछ ऐसी है, सिचुएशन कुछ ऐसी है, जब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए फिजिबल डिसीजन नहीं है, देन वर्क। बट अगर आपके पास वो फ्रीडम है, देन व्हाई नॉट टू टेक अ ब्रेक। सो मुझे लगता है कि हाँ, डेफिनेटली अपने आप को ढूंढने के लिए कई लोग ऐसा भी करते हैं कि 2-3 साल काम किया, मज़ा नहीं आ रहा, तो एक ब्रेक लेके सोते अपने आप को। तो वो होता क्या, सेल्फ एनालिसिस का टाइम होता है। तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प देम टू डेवलप देयर सेल्व्स। तो जो पहले थे, आपने कहा सब कुछ बहुत स्लो आराम से चलता था, तो ये कॉन्सेप्ट जैसे आपने कहा ना कि योग जो है वो भी अब दोबारा से योगा होकर आ रहा है, तो ये भी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट बनकर आ रहा है स्लो लिविंग का। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि फार्म लाइफ है और कंट्री साइड में हम रह रहे हैं और स्लो लिविंग है। सब ऐसे व्लॉग्स भी आते हैं बहुत एस्थेटिक से, बहुत स्लो लिविंग वाले। तो वो जो स्लो लिविंग है, जैसे कि आपने भी कहा कि तब बहुत पीस होता था, उस स्लो लिविंग को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अब अपनी लाइफ में भी, अपने हैप्पीनेस लेवल को इंक्रीज करने के लिए? इसके ऊपर मैं एक चीज़ कहूँगी, जेनजी जनरेशन की अभी हमने बात करी, तो मैंने देखा जेनजी को बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और उनके जो अच्छे पॉइंट्स हैं ना वो शायद इतने हाईलाइट नहीं हो रहे। आपको पता है जेनजी में एक नया पार्टी कल्चर आया है, एंड दैट इज भजन पार्टी। यस, राइट। कितनी बढ़िया बात है कि वो लोग, हमारा कंसेप्ट क्या था, पार्टी माने डांस होना चाहिए, पार्टी माने इंजॉयमेंट होना चाहिए, पार्टी माने खुशी होनी चाहिए। पर पार्टी का अर्थ पिछली जनरेशन में क्या हो गया था, बोले पीना मतलब पार्टी, नशे में धुत होना मतलब पार्टी, ड्रग्स कर रहे हो दैट मीन्स पार्टी। बट इसलिए तो पार्टी वर्ड ही खराब हो गया, राइट। बट एक्चुअली पार्टी का मतलब ये था कि सेलिब्रेशन, जहाँ पे खुशी हो। और आज आप देखो जेनजी में कितना बढ़िया कंसेप्ट लेके आया है, भजन पार्टी। मतलब क्या, नो नशा, नो ड्रग्स, नो दारू, और गाने भी कैसे, भजन के, जिसमें आस्था है, भक्ति है, कुदरत के प्रति वो भाव है, और कृष्णा की धुन पे वो नाचे जा रहे हैं, झूमे जा रहे हैं। तो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जेनजी में एक नया कंसेप्ट आया है, कॉफ़ी पार्टी। तो वो लोग क्या करते हैं, दारू की पार्टी जैसे होती है रात को, ये कॉफ़ी पार्टी मॉर्निंग में होती है। Okay. तो सुबह वो लोग कॉफी पे मिलते हैं। मतलब कोई भी ऐसा अल्कोहलिक चीज़ या नेगेटिव नशे करने वाली चीज़ से दूर रह के डांस करना है, इंजॉय करना है, खुशी से अपनी सुबह की शुरुआत करनी है और कॉफ़ी पीनी है। तो दैट इज़ द न्यू कंसेप्ट, राइट। तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट जो हैं वो अगर हम अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली लाइफ को अगेन हैप्पीनेस के साथ, आज के ज़माने के साथ अगर ताल से ताल मिलाना है। पहले के ज़माने में चलो इतना स्ट्रेस नहीं था, इसलिए स्लो चल रहा था। आज के ज़माने में हम स्लो नहीं हो सकते, तो एटलीस्ट ऐसा कुछ करें कि जिससे हम हैप्पी रह सके, जिससे हमें अच्छा लगे, जिससे हम और एडिक्शन में ना फंसे। क्योंकि जब वो नशा करके पार्टी करता है, उस पार्टी का कोई मतलब नहीं है। जो लोग नशा करके पार्टी करते हैं वो तो बेफुजूल अपने बॉडी का भी नुकसान कर रहे हैं, पैसों का भी नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि तूने नशा किया, अब तूने पार्टी किया, तुझे कितना याद है दूसरी सुबह तूने कितना एंजॉय किया? यू डोंट नो एनीथिंग। तू आधे बेहोशी में तू नाच रहा है। इससे अच्छा ऐसी पार्टी करो जहाँ तुम्हारा होश हो,
हमारा एक रिट्रीट होता है, तो हर साल हम लोनावला में ये रिट्रीट करते हैं, 4 दिन का स्पिरिचुअल रिट्रीट बोलते हैं। तो 4 दिन का जो वर्कशॉप होता है, सुबह हम लोग 6 बजे से रात को 12 बजे तक वर्कशॉप चलाते हैं। जनरली वर्कशॉप अटेंड करने की या सीखने की भी कैपेसिटी होती है शायद 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, हम 15 घंटे करवाते हैं। एंड 15 घंटे में आप देखोगे लोग सुबह से लेके रात तक इतना नाचते हैं। तो होटल वाले हमें ये पूछना आते हैं कि मैम हमारे यहाँ पे बहुत सारी कॉर्पोरेट पार्टी होती है जहाँ पे बहुत सारा अल्कोहल एंड सब दारू वारू पी के नाचते हैं, पर 2 घंटे में उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। बोले आपके वाले 15 घंटे कैसे नाचते? मैं कहती हूँ मेरे सारे वाले हैं ना होश में नाचते हैं और हैप्पीनेस के नशे में नाचते हैं। ये लोग खुश हैं, ये लोग कोई नशे में नहीं है, इसलिए उनको कॉन्शियसली इतना मजा आ रहा है कि उनकी एनर्जी अपलिफ्ट हो गई है। और वो तो आप देखो नशे करने वाले अभी गिर गए, इधर लोटपोट हो गए, हाल बेहाल है। तो जीवन में पार्टी भी करनी है, सेलिब्रेशन भी करना है, तो इस जमाने के हिसाब से ये सब सही है। तो हैप्पीनेस की पार्टी करो, खुशी की पार्टी करो। बिल्कुल सही बात। और जेन ज़ी की बात हम कर रहे थे ना, तो उसमें आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हाँ, कि वो एक सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जो राइट इस टाइम चल रहा है उसके साथ कदम से कदम भी मिला रहे हैं, बट अपने तरीके से, ताकि वो जो अपनी हैप्पीनेस लेवल्स को वो बढ़ा सके, ना कि उनको नेगेटिव उसमें लेके जा सके। साथ ही मैंने देखा है कि जो जेनजीज है ना, उनके अंदर क्लैरिटी बहुत है। जो हमारी माइलेनियल्स की स्पेशली प्रॉब्लम होती थी ना कि लोग क्या कहेंगे वाला कॉन्सेप्ट हमको ही तंग करता था, दे आर वेरी क्लियर, तभी उनको लोग क्रिटिसाइज ज्यादा कर रहे हैं। वो उनको क्लैरिटी है कि उनको लाइफ में क्या करना है, कैसा पार्टनर चूज करना है, कब रिलेशनशिप में जाना है, कब नहीं जाना है। तो उस वजह से भी मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइम में हमारा इंडिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है अगर बढ़ा सकते हैं बिल्कुल सही बात है। सो बहुत अच्छी बातें हमने करी हैं और बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्माइल कर करके ना मेरे ही जो चीक्स है उनमें वेन होना शुरू हो गया। और ऑडियंस को भी डेफिनेटली बहुत मज़ा आया होगा सुन के और बहुत आनंद आया होगा। और इनमें से एक भी चीज़ अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हमारा इंडिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो उसमें बहुत आगे हम रैंक करने वाले हैं, और वो हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। ट्रू। तो थैंक यू सो मच इतना वैल्यू एडिशन करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। मुझे भी आपके साथ बहुत मज़ा आया और पता नहीं चला समय कहाँ चला गया। थैंक यू सो मच।